सो वेलकम यू ऑल। आज ये हमारी चौथी क्लास है और पिछले 3 क्लासेस में हमने क्या किया था, एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलेगा सर। पहली क्लास में किया था व्हाट इज टैक्स, जहां पर आपने बताया था कि सर टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है और गवर्नमेंट को एक हक मिल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही हक मिला है कि गवर्नमेंट आपसे ये टैक्स वसूल कर सकती है। लेकिन उसका प्रोसीजर दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट को किसी भी तरह का टैक्स कलेक्ट करना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है। तो द गवर्नमेंट हैज राइट टू कलेक्ट टैक्स इफ प्रोसीजर लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फॉलोड, यानी कि आर्टिकल 265। टैक्स का और एक टैक्स का उल्टा मतलब ये है कि गिफ्ट, दोनों ही में, टैक्स और गिफ्ट में, दोनों में आपके पॉकेट से पैसा निकलता है। लेकिन टैक्स कंपलसरी पेमेंट है, गिफ्ट वॉलंटरी पेमेंट है। और गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर के द्वारा लॉ बना के लिया जाए तो एक तरह का वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाता है। तो हाउ कैन, ये बाकी सब है ही। और हाउ कैन ए गवर्नमेंट फोर्स कलेक्शन ऑफ टैक्स? इट कैन कलेक्ट टैक्स इफ इट इज बीइंग ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो ये सारा हमने किया भी था आपके साथ। दूसरा, फिर हमने सोर्सेस ऑफ जीएसटी लॉ कर लिया था, जहां पर हमने कहा था सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट और रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। सीजीएसटी एक्ट में 174 सेक्शन है, 3 शेड्यूल है, आईजीएसटी एक्ट में 25 सेक्शन है। और सीजीएसटी रूल्स 2017, आईजीएसटी रूल्स 2017, इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए नोटिफिकेशन है, ऑर्डर्स है, सर्कुलर्स है, बाकी है। नोटिफिकेशन दो तरह के, जनरल नोटिफिकेशन और रेट नोटिफिकेशन। फिर अगर इसमें कोई डिस्प्यूट ये सब आ जाता है, आपको अगर पर्सनल कुछ पूछना है तो आप एआर के पास जा सकते हैं, उसके बाद अपील कर सकते हैं ट्रिपल एआर, उसके बाद एनएएआर। फिर अगर आपको डिस्प्यूट है तो कमिश्नर अपील, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अपील में भी जा सकते हैं। एक चीज हमने बताया था कि रूल्स कैन नॉट ओवरराइड एक्ट एंड एक्ट शुड बी मेड एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रूल्स कैन नॉट ओवरराइड एक्ट, notifications cannot override rules and act, circulars अगर निकाला जाता है तो सर्कुलर एक तरह का कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए निकाला जाता है। तो सर्कुलर्स आर ऑलवेज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट बट नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी। आप सर्कुलर में जो भी बात लिखी हुई आप नहीं मानते हैं तो आपको डिस्प्यूट होगा, आपको ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये बाकी तो एआर के जजमेंट्स है, वो आपके लिए ही है, बाकी किसी के लिए नहीं है। एक मिनट, इसके बाद अपीलेट जजमेंट्स आर बाइंडिंग फॉर दैट, ये सब है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके बाद सोर्सेस ऑफ जीएसटी, ये हम लोग कर ही चुके, मैं बता ही चुका, दोबारा है। टोटल ये स्टेट्स के नाम लिख दिए थे, 31 स्टेट्स एंड सॉरी, मतलब 31 इस तरह से, कुछ यूनियन टेरिटरी को भी हमने जीएसटी के पर्पज से स्टेट ही माना है, और ये वाला 6 यूनियन टेरिटरी। फिर यूनियन टेरिटरी का डेफिनेशन है, जहां पर हमने बता दिया कि बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल उसको हम यूनियन टेरिटरी मानेंगे। अप टू 12 नॉटिकल माइल जो अगर है तो वो उस स्टेट का हिस्सा है, जिस स्टेट, वो जो जगह जिस स्टेट के बिल्कुल पास में होगा, और हवा पूरा यूनियन टेरिटरी है। फिर गवर्नमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है और एक्सिक्यूटिव का काम उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ऑफिसर्स ये सब अपॉइंटेड है। इन दोनों में एक्सिक्यूटिव और बाकी, या लेजिस्लेचर और बाकी सिटीजन्स में डिस्प्यूट होगा तो जुडिशरी है। इसके बाद हमने एक्ट दिखलाना शुरू किया था और इसका इंपॉर्टेंस बताया था। 12 अप्रैल 2017, यानी कि इस डेट को प्रेसिडेंट ने साइन किया, और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि इस डेट को ये एप्लीकेबल हुआ है। एप्लीकेबिलिटी डेट ये जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करते हैं वो दिन भी हो सकता है, या फिर एक्ट में अगर कुछ और लिखा हुआ है तो कोई दूसरा डेट लिखा हुआ है जहां पर गवर्नमेंट कहती है हम नोटिफिकेशन द्वारा लेके आएंगे, तो वो नोटिफिकेशन द्वारा जो डेट नोटिफाई करेंगे वो होगा। तो इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट पॉइंट। इसके बाद हमने कहा था कि भैया रूल्स बनाने का पावर सेक्शन 164 में, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देने का पावर 168 में, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर 172 में है। जहां जहां वर्ड नोटिफाइड लिखा हुआ है वहां पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा उस पॉइंट्स को या सेक्शन को, रूल को एक्सिक्यूट करती है। और जहां जहां प्रिस्क्राइब लिखा हुआ तो प्रिस्क्राइब इज ऑलवेज बाय रूल्स, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में। इसके बाद मेकिंग ऑफ रूल्स का सेक्शन हमने 164 पढ़ लिया था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 में नोटिफिकेशन का मतलब पढ़ लिया था। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में हमने आपको बता दिया था, जैसे यहाँ पर नोटिफाइड है
यानी कि जो रेट अगर गवर्नमेंट को किसी प्रोडक्ट का रेट बताना है तो उसके लिए नोटिफिकेशन निकालेगी। और यहाँ पर वर्ड प्रिस्क्राइब लिखा हुआ कि अगर गवर्नमेंट को कलेक्ट करना है कोई टैक्स को तो किस तरह से कलेक्ट करना है उसके लिए रूल्स में बनाएगी। तो प्रिस्क्राइब दिया हुआ है इसका मतलब रूल्स देखना है, नोटिफाई दिया हुआ है इसका मतलब नोटिफिकेशन देखना है। इसके बाद 168 में ऑर्डर्स है, फिर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर 172 में है, 128 में पावर टू वेव पेनल्टी ऑफ फी और बोथ। इसके बाद हमने नोटिफिकेशन दिखला दिया था। नोटिफिकेशन की खास बात यह है कि जिस डेट को नोटिफिकेशन आया उसी डेट से एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर कोई दूसरा डेट हो लिखा हुआ नोटिफिकेशन में तो वो डेट में एप्लीकेबल होगा। और ये सब हमने बता दिया। ये नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब जनरल नोटिफिकेशन, यहाँ ब्रैकेट में रेट लिखा होता तो रेट नोटिफिकेशन होता है। और ये ऑर्डर था, ये भी ऑर्डर। फिर हमने वेबसाइट खोल के दिखला दिया कि वेबसाइट आपको देखना कैसे है। तो ये और जो cbic.gst.gov.in में बुक्स, एक्ट्स, रूल्स, यहाँ पर सभी को आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ऑर्डिनेंस मिलेंगे। फिर ये नोटिफिकेशन कैसे अरेंज है ये बता दिया था। यहाँ से ईयर चेंज होता है और हर ईयर का आपको अलग अलग नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। फिर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बताया था हमने आपको। एक मिनट रुक जाइए। पंखे की आवाज नहीं आ रही थी ना? नहीं सर। ओके, चलिए पंखा बंद कर। तो फिर अब दो तरह के टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आप सिर्फ इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, स्टेट वेट एंड सीएसटी। तो एक्साइज, स्टेट वेट और सीएसटी बहुत कम प्रोडक्ट में लगता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, टेबको है और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, सिर्फ इन्हीं पे लगता है, बाकी किसी पे नहीं लगता है। कस्टम तो तभी लगेगा जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, बाकी जितने भी गुड्स या सर्विसेज उन सब पे जीएसटी लगता है। और फिर हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बता दिया था। डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। यहाँ पर बर्डन कैन नॉट बी पास, यहाँ बर्डन में भी पास। बर्डन में भी पास का मतलब आप चाहें तो बर्डन पास कर सकते हैं, यानी कि बर्डन पास हुआ या नहीं हुआ है ये आपको बिल देख के पता लग जाता है। फिर बेसिस ऑफ लेवाई, इनकम टैक्स में सोर्स बेसिस और रेजिडेंस बेसिस है। इनडायरेक्ट टैक्स में कंजम्पशन बेसिस है, यानी कि जो कंज्यूम करेगा उसके पॉकेट से टैक्स निकलेगा, यानी कि जो खर्चा करेगा उसके पॉकेट से टैक्स निकलेगा। इसी का मतलब कंजम्पशन बेसिस है। इसको हम लोग डेस्टिनेशन बेसिस भी बोलते हैं। जिस जगह कंज्यूम होगा उस जगह की गवर्नमेंट को राइट मिलेगा उस टैक्स को कलेक्ट करने का। यानी कि अगर कोई दिल्ली में सामान बिक रहा है या झारखंड में बिक रहा है, महाराष्ट्र में बिक रहा है, तो अगर महाराष्ट्र में बिक रहा है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को राइट होगा उस टैक्स को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सिटीजन जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में जो रहने वाला है वो खर्चा करेगा महाराष्ट्र से, तो खर्च का हुआ महाराष्ट्र में, कंज्यूम का हुआ महाराष्ट्र में, उसका टैक्स मिलने का हक किसको मिलेगा? महाराष्ट्र को मिलेगा। भले वो गुड्स महाराष्ट्र में ही प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चर भी महाराष्ट्र में हो रहा है, तो महाराष्ट्र से अगर वो नागालैंड बेचता है तो कंज्यूम कहाँ हुआ? नागालैंड में हुआ, तो टैक्स मिलने का हक किसको मिलेगा? नागालैंड को मिलेगा। जिस जगह खर्च हो रहा है उस जगह की गवर्नमेंट को हक मिलेगा टैक्स कलेक्ट करने का, और उसी के पॉकेट से निकलेगा जो खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब वही होता है, कंजम्पशन बेसिस या डेस्टिनेशन बेसिस। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी से पहले ओरिजिन बेसिस पर लगता था, अब वो सब हट गया है। अब जब भी लगेगा कंजम्पशन या डेस्टिनेशन बेसिस पे लगेगा। यहाँ पर इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इज पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। बाकी हमने एग्जांपल्स कुछ लिए ही थे आपके साथ। ऑरिजिन प्रिंसिपल और कंजम्पशन प्रिंसिपल में हमने फर्क बता दिया था। ऑरिजिन प्रिंसिपल में क्या होगा? एमपी अगर दिल्ली को बेचेगा, जिस जगह से पहली बार गुड्स का मूवमेंट हुआ, फर्स्ट मूवमेंट, तो फर्स्ट मूवमेंट कहां से हुआ? एमपी से हुआ, तो एमपी गवर्नमेंट को राइट मिलेगा टैक्स कलेक्ट करने का। लेकिन कंजम्पशन प्रिंसिपल में उल्टा हो जाता है, एमपी अगर दिल्ली को बेचेगा तो कंज्यूम दिल्ली में हो रहा है, तो जिसके पॉकेट से निकला उसको, उसके पॉकेट जो जिसने खर्च किया उसके पॉकेट से टैक्स निकलेगा, और जिस जगह कंज्यूम हुआ है उस जगह की गवर्नमेंट को टैक्स मिलने का हक है, यानी कि दिल्ली को मिलेगा। तो ठीक उल्टा है ओरिजिनल कंजम्पशन।
इनकम टैक्स में यानी कि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सोर्स बेसिस और रेजिडेंट बेसिस दोनों बेसिस पर टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स में कोई एक बेसिस पे लगेगा, या तो कंजम्पशन बेसिस पे लगेगा या ओरिजिन बेसिस पे लगेगा। कुछ प्रोडक्ट्स में जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लग जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी भी लग जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स में दोनों बेसिस लगता है, लेकिन जनरली आप 99.9999% में लगा लीजिए कि जब भी लगेगा कंजम्पशन बेसिस ही होगा, डेस्टिनेशन बेसिस ही होगा, दोनों नहीं हो सकता। बस हमने इतना ही किया था। अब मैं आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो पूछिए, मैं नहीं जानता। प्लीज अनम्यूट करके सवाल कीजिए, नहीं कोई डाउट है तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, नो सर आ गया, बढ़े आगे। यस। देखिए पिछली जो क्लासेस थी वो 3 घंटे की क्लासेस, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की क्लास थी। हमने लगता है कि 10-15 मिनट में वो सारा रिवाइज कर लिया। सही बात है या नहीं है? भाई हाँ ना कुछ बोलते रहिएगा ताकि मुझे लगे कि चैट में मत लिखिएगा, है ना। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके बोल दीजिए, फिर से म्यूट कर लीजिए तो आसान रहेगा, है ना। सर आर्टिकल्स रह गए थे। क्या रह गया? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स रह गया मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है। हाँ वो सर। हाँ वो करेंगे। देखिए अब मैं आपको दिखलाता हूँ हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। और मैं है ना ये जो पीडीएफ मैं वो सबको आज भेज दूंगा, उसका लिंक भेज दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिन्होंने भी हार्ड कॉपी का पेमेंट किया हुआ है उनको मैं हार्ड कॉपी कुरियर कर दूंगा। आपने अगर हार्ड कॉपी का पेमेंट किया है तो अपना पोस्टल एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको कुरियर कर दूंगा। नई बुक आ चुकी है तो उसको मैं कुरियर कर दूंगा। और जिन्होंने हार्ड कॉपी का ऑर्डर नहीं किया है, रह गया होगा, तो आप 350 रुपीज आप मुझे पेटीएम कर दीजिएगा, जो नंबर यहाँ पर नजर पे आ रहा होगा स्क्रीन में, 999922, जिससे मैं आपको चैट व्हाट्सएप करता हूँ। कर देंगे आप? यस सर। ओके। अब देखिए क्या हो, अब हम लोग है ना आज से मतलब बाकी 3.5 घंटे की क्लास में हमने किताब से कुछ भी नहीं पढ़ाया। हम लोग आज से इस किताब से शुरू करेंगे, कंसेप्ट्स एंड फीचर्स ऑफ आईडीटी। ये पहला चैप्टर है हमारा, ठीक। इसके बाद जब हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, और आज हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर खत्म कर दें। जब हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे होंगे तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेंगे, जो जीएसटी से रिलेटेड, जहां पर आर्टिकल्स पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। ठीक बात? यस सर। हम लोग एक एक चीज कवर करेंगे। अब इसमें जो जो लिखा हुआ है वो सब पढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है ना। चलिए एक मिनट रुक जाइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो जीएसटी लगता है वो किस पे लगता है? ऑन सप्लाई। सप्लाई पे तो लगता है, लेकिन सप्लाई पे तो लगता ही है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यस सर। किस अमाउंट पे लगता है? किस अमाउंट पे लगता है? वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का जनरल मतलब बताइए, जिसको जीएसटी नहीं आता वो कैसे समझेगा बेचारा ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? किस पे? सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू। सेल्स प्राइस पे। मान लीजिए मैंने अगर आपको 100 रुपए का कोई सामान बेचा है और 18% है, तो 18% 100 रुपए पे लगता है या नहीं लगता? यस सर। सही है। अगर मान लीजिए मैंने 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया है तो मेरा सेल प्राइस कितना है? 90। 90 रुपए। तो मैं जीएसटी किस पे लगाऊंगा? 90। 90 पे लगाऊंगा। यही तो सिस्टम है, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है ना। यस सर। मुझे एक बात बताइए, मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसके बाद वो गुड्स किसको भेजता है? डायरेक्ट या कंज्यूमर को भेज देता है? वो डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगा। डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेचता है? होलसेलर। होलसेलर किसको बेचता है? रिटेलर। रिटेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर को बेचता है। क्या ऐसा भी होता है मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा हो?
Sometimes. होता ही है Rare- कुछ होता है, Yes. होता है। रेयर केसेस। आज यूरोकोफॉब्स जो वैक्यूम क्लीनर बनाती है उसके प्रोडक्ट को मार्केट में मिलते हैं, मिलते हैं। इसके तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होम घर टू घर जाते हैं Yes. और वहीं बेचते हैं। तो वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है या नहीं बेच रहा है? Yes, sir. मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट रिटेलर को भी बेच सकता है, नहीं बेच सकता? Yes. बेच सकता है। बेच सकते हैं। ये जो चेन है इसके थ्रू भी जाएगा, करेक्ट है? Hmm. अब एक चीज तो निश्चित है कि जीएसटी जब भी लगेगा सेल प्राइस पे लगेगा, करेक्ट? सही है, yes, sir. किसके सेल प्राइस पे लगेगा? मैन्युफैक्चरर जब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा तब लगेगा, या जब रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा तब लगेगा, On every transactions. या जब बिकेगा तब लगेगा? On every transactions. एवरी ट्रांजेक्शन लगेगा। Yes. अब मुझे एक बात बताइए, अगर ऑन एवरी ट्रांजेक्शन लगेगा, इसका मतलब यह हो गया कि जो टैक्स कलेक्ट करना है उस टैक्स को कलेक्ट करने का सिस्टम क्या होगा? सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या होगा? एक मिनट, Multiple. Multiple point of taxation. मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, बहुत बढ़िया। और बताइए, और बोलिए। Increasing government cost to recover the tax. अच्छा देखिए, हमने एक चीज तो कंक्लूड कर लिया, जीएसटी जब भी लगेगा सेल प्राइस पे लगेगा। अब कहानी ये है कि ये सेल प्राइस पे तो टैक्स लगेगा, लेकिन ये टैक्स का कलेक्शन कैसे होगा, है ना? तो मैन्युफैक्चरर से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी या रिटेलर से करेगी? किसमें आसान है टैक्स कलेक्ट करना? तो एक हम लोग कॉन्सेप्ट कोशिश कर रहे हैं बनाने की, दैट इज सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। दो सिस्टम हो सकता है, एक हो सकता है सिंगल पॉइंट, यानी कि इस पूरे चेन में किसी एक से कलेक्ट कर ले, और दूसरा होता है मल्टीपल पॉइंट, यानी कि पूरे चेन में सबसे कलेक्ट करे। अगर सिंगल पॉइंट है तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि फर्स्ट पॉइंट पे ही कलेक्ट कर ले, यानी कि मैन्युफैक्चरर से ही कलेक्ट कर ले, और ये दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि लास्ट पॉइंट पे कलेक्ट कर ले, यानी कि रिटेलर से कलेक्ट करे, बाकी सबसे कलेक्ट नहीं करे। और मल्टीपल पॉइंट में ये होगा कि हर किसी से कलेक्ट करते थे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन प्रिंसिपल फॉलो करता है या डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो अच्छा इस पूरे सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स में सबसे बेस्ट सिस्टम क्या होना चाहिए कलेक्शन ऑफ टैक्स का? Last point. रिटेलर से। Last point. लास्ट पॉइंट होना चाहिए। Yes, Yes. yes, sir. क्यों लास्ट पॉइंट होना चाहिए? Destination base. Who will consume? Destination base है, इसीलिए लास्ट पॉइंट सबसे अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये डिस्ट्रीब्यूटर को जो बिकता है तो वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो तो अगले उसमें बेचेगा, वो खरीद बेचने के लिए, कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीद रहा है। होलसेलर जब खरीद रहा है तो बेचने के लिए खरीद रहा है, रिटेलर जब बेच रहा है, रिटेलर जब खरीद रहा है तो बेचने के लिए खरीद रहा है। तो अल्टीमेटली रिटेलर से टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. यस यस। क्या गवर्नमेंट को रिटेलर से अगर कलेक्ट करती है तो ज्यादा फायदा है, या मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट करती है तब ज्यादा फायदा है? Retailers. From retailer. वो किस लिए? Because finally, Profit margin. हाँ जी, because Profit जो pass on होता है। Because- cost of ITC. C constitutes burden. आईटीसी सर आईटीसी का चेन ब्रेक हो रहा है। नहीं, आईटीसी आप भूल जाइए। हम लोग फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में चल रहे हैं। गवर्नमेंट या तो यहाँ टैक्स कलेक्ट करेगी या यहाँ टैक्स कलेक्ट करेगी। जब गवर्नमेंट यहाँ टैक्स कलेक्ट कर रही है तो यहाँ टैक्स लग ही नहीं रहा, आईटीसी का मतलब ही नहीं बनता है। आ रहा है? Yes, sir. तो आईटीसी अभी हम लोग जीएसटी के अंदर घुसे ही नहीं। अभी हम लोग जीएसटी के अंदर घुसने के लिए अभी और 2 घंटे बचे हुए हम लोग के पास,
तब जाके जीएसटी में घुसेंगे। अभी जो मैं पूछा हूं कि या तो गवर्नमेंट यहां फर्स्ट पॉइंट में कलेक्ट कर लेगी या फिर लास्ट पॉइंट में कलेक्ट कर लेगी, बताइए आप। लास्ट पॉइंट। फायदा किसमें है? लास्ट पॉइंट में है, लास्ट पॉइंट में यहाँ है, लेकिन क्यों है देखिए मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू बढ़ गया सर, यहाँ पर जब मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा तो 80 रुपए में बेचेगा, वैल्यू बढ़ गया। और रिटेलर जब बेचेगा कंज्यूमर को तो मान लीजिए 100 रुपए में बेचता है। एडिशनल यहाँ पर अगर मान लीजिए 10% जीएसटी है तो 8 ही रुपया गवर्नमेंट को मिलेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट को जीएसटी कितना मिलेगा? 10 रुपए। 10 रुपया मिलेगा। तो फायदा किसमें है? लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में है। और लास्ट पॉइंट एज ए प्रिंसिपल भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि गवर्नमेंट को राइट मिलता है टैक्स कलेक्ट करने का। वो राइट तभी मिलेगा जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। सही बात है या नहीं? यस सर। यूएसए में यही सिस्टम चलता है। यूएसए में रिटेल बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम बोलते हैं, ये यही सिस्टम यूएसए में है। और यूएसए में तो 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स। एवरी स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट का अपना इनकम टैक्स है, हर स्टेट का अपना इनडायरेक्ट टैक्स है, हर स्टेट का सब कुछ अपना है। यानी कि वहां पर बेसिकली 50 कंट्री है जो एक साथ यूनाइटेड स्टेट्स, इसीलिए वर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर है ये बात? यस सर। तो यूएसए में ये सिस्टम चलता है। इंडिया में ये सिस्टम चल पाएगा? नो सर। देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में वैट से भी पहले, वैट के बाद जीएसटी आया, वैट से भी पहले क्या इंडिया में फर्स्ट पॉइंट चलता था या लास्ट पॉइंट चलता था? कुछ लोगों ने काम किया हुआ है ना, बताइए। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट चलता था। क्यों चलता था फर्स्ट पॉइंट? मैन्युफैक्चरर से पूरा टैक्स वो ले लेते थे सर। मैन्युफैक्चरर से टैक्स लेना आसान था ना। अच्छा, रिटेलर में पान की दुकान तक क्या गवर्नमेंट पहुंच पाएगी? इतने ऑफिसर्स रख पाएंगी? पॉसिबल है? नो नो। आज आप ये सोच के देखिए कि मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर तो कम होंगे। अगर मैन्युफैक्चरर कम है तो यहाँ 2 ऑफिसर से काम चल जाता है। रिटेलर ज्यादा होंगे तो यहाँ 6 ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे। पॉसिबल है? यस और नो? यस सर। यस। 2 ऑफिसर्स मिलकर 10 रुपया कलेक्ट करते हैं, 6 ऑफिसर्स मिलकर मान लीजिए 16 रुपया कलेक्ट कर लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन तो कहाँ ज्यादा हो रहा है? रिटेलर में। रिटेलर में ज्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, यहीं इसी को पकड़ते हैं। यस और नो? यस सर। पता लगा जितना खर्च नहीं, जितना कलेक्शन नहीं आया उससे ज्यादा खर्च हुआ तो कोई मतलब नहीं बनता। तो फर्स्ट पॉइंट चला करता था। अब वो जो स्टेट गवर्नमेंट का ही था, स्टेट गवर्नमेंट को लगता था अरे टैक्स कम आ रहा है, कम आ रहा है, तो वो क्या करती थी, ये इन सब के ऊपर एक छोटा सा टैक्स लगाती थी जिसको हम लोग टर्नओवर टैक्स बोलते थे। टर्नओवर टैक्स 1% लगा दी, आधा % लगा दी, तो यहाँ रीसेल पर टैक्स, 10%, 15% लगा दी, और यहाँ पर 1% लगा दी सब पे। यस और नो? यस। और हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना रूल था। महाराष्ट्र अलग फॉलो करता था और ओरिजिन प्रिंसिपल चलता था। अब एक बात बताइए, ओरिजिन प्रिंसिपल में अमीर कौन हुआ? कौन सा स्टेट अमीर होता जाएगा? जो बेचता है वो। जो बेच रहा है वो। जो बेच रहा है वो, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है वो। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ी इलाके हैं वो गरीब थे और गरीब होते रहे क्योंकि ओरिजिन चल रहा था। यस और नो? यस। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। लास्ट पॉइंट इंडिया में चल पाता? नहीं, उतना टैक्स नहीं करेंगे। पॉसिबल ही नहीं था। मल्टीपल पॉइंट क्या इंडिया में पॉसिबल है? यस। ये वैट से भी पहले वाला रिजीम बता रहे हैं, पूछ रहा हूं मैं।
कि बार बार टैक्स कलेक्ट करो। अगर बार बार टैक्स कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। इन्फ्लेशन जबरदस्त आ जाएगा बराबर है। और गवर्नमेंट ही गिर जाएगी। महंगाई ज्यादा होने पर गवर्नमेंट गिरती है या नहीं गिरती है? यस सर। आज प्याज बहुत महंगा हो गया तो दिल्ली की जो बीजेपी की सरकार थी बहुत साल पहले वही गिर गई थी। इलेक्शन हुआ था तो लोगों ने वो सरकार को ही बदल दिया। यस और नो? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग इसका ना पूरा मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करेंगे आपके साथ। रुकिए, तो सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, सिंगल पॉइंट के दो, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट। अब जरा देखिएगा आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रेवेन्यू टू गवर्नमेंट फर्स्ट पॉइंट में सबसे कम होगा, यस और नो बोलते रहिएगा। यस सर। यस लास्ट पॉइंट में ज्यादा होगा, यस। कारण क्या बताया था? सेल प्राइस बढ़ जाती है ना, तो ये टैक्स बेस लो हाई। और अगर मल्टीपल पॉइंट है तो क्या होगा? बढ़ते ही जाएगा। टैक्स भी हाईएस्ट होगा और हर सेल प्राइस पे टैक्स भी मिल रहा होगा। यस सर। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फर्स्ट पॉइंट में इजी है, लास्ट पॉइंट में डिफिकल्ट होगा और मल्टीपल पॉइंट में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यस और नो? यस। अब आते हैं टैक्स इवेजन में। मुझे एक बात बताइए, टैक्स इवेजन में मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। अब आप देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये 10 रुपए में बेचता है, ये 12 रुपए में बेचता है, ये 15 रुपए में बेचता है, ये 20 रुपए में बेचता है। मान लो टैक्स 10% है, 1 रुपया, 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 2 रुपया। टैक्स इवेजन सबसे ज्यादा आसान कहां होगा? बताइए। टैक्स इवेजन सबसे ज्यादा आसान कहां होगा? रिटेलर नहीं, देखिए, अच्छा टैक्स की चोरी कौन करना चाहेगा? मैन्युफैक्चरर करना चाहेगा या रिटेलर करना चाहेगा? रिटेलर। रिटेलर क्यों करना चाहेगा? बिकॉज ही डीलिंग विद द फाइनल कंज्यूमर। He will be delivering to the final consumer। दूसरा रीजन? ब्रेकअप ऑफ चेन। नहीं, चेन भूल जाइए ना, अभी चेन तो आया ही नहीं है। ओके। चेन तो अभी हम लोग आईटीसी में दिमाग ही नहीं लगा रहे। देखिए यहां पर वो 2 रुपए की चोरी करेगा, यहाँ 1 रुपए की चोरी होगा, है ना? यस सर। मैन्युफैक्चरर कम होंगे या वॉल्यूम बहुत ज्यादा होंगे। करेक्ट। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, 2 रुपए की चोरी और ये ज्यादा, तो यहाँ पर टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा होगा लास्ट पॉइंट पे। यस सर। फर्स्ट पॉइंट पे कम होगा। यस और नो? यस सर। अब कास्केडिंग, फर्स्ट पॉइंट पे कास्केडिंग होगा। कास्केडिंग का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स। इनकम टैक्स में इसको हम लोग सरचार्ज बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में इसको कास्केडिंग बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स में इसको सरचार्ज बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में कास्केडिंग बोलते हैं। टैक्स ऑन टैक्स, करेक्ट है? अब मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट पॉइंट में कास्केडिंग नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है कास्केडिंग नहीं हो रहा क्योंकि एक ही बार टैक्स लग रहा है, या तो शुरुआत में लग रहा है या आखिरी में लग रहा है। यस सर। मल्टीपल पॉइंट में कास्केडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। टैक्स ऑन टैक्स कैसे हो रहा है? देखिए आप, मान लीजिए पर्सन ए ने पर्सन बी को 100 रुपए का गुड्स बेचा, 10 रुपया टैक्स लगाया, कितना हो गया? 110। इस सेल प्राइस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। वैसे लिखा हुआ है 100 + 10 110, पर्सन बी को बेचा। अब देखिए क्या हुआ, 110 में खरीद लिया। अब अगर मैंने 110 में खरीदा है तो मैं भी अपना प्रॉफिट मार्जिन, मेरे भी खर्चे, उन सबको रिकवर करने के लिए वो सब जोड़ूंगा या नहीं जोड़ूंगा? यस सर। तो वो वैल्यू एडिशन 90 रुपया मैंने जोड़ दिया। अब मैं इसको 200 रुपए में बेच रहा हूं,
ये 200 रुपए में क्या ये जो 10 रुपए का टैक्स है ये इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है? Yes, sir. Include है. है ना, इंक्लूड है। इंक्लूडेड है, यानी कि ये बेसिकली 190 प्लस 10 होना चाहिए। हम्म। अब मैं जब टैक्स ले रहा हूं मल्टीपल पॉइंट में 10% अगेन, तो क्या ये 10 रुपए पे भी 10% टैक्स लगा या नहीं लगा? लगा है सर. तो यही कास्केडिंग है या नहीं है? Yes, sir. यस 220 हो गया। लेकिन अगर ये कास्केडिंग नहीं होता तो 100 रुपए में खरीदता, 10 रुपए तो मेरा मुझे आईटीसी मिल जाता, हाँ या ना? Yes, sir. 100 रुपए 90 रुपए मेरा वैल्यू एडिशन होता, 190 रुपए, और मैं 19 रुपए में बेचता तो 209। यस और नो? Yes, sir. मैं गवर्नमेंट को टैक्स कितना जमा करवाता? 9 रुपए जमा करवाता, क्योंकि 10 रुपए का क्रेडिट मिल जाता। 19 रुपए माइनस 10 कितना? 9 रुपए गवर्नमेंट को जमा करवाता या नहीं करवाता? Yes, sir. ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैथ बना रहे हैं जहां पर फर्स्ट पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में और मल्टीपल पॉइंट में क्या क्या होता है। आइए देख के बताइएगा, ठीक है? देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, वो 200 रुपए में बेच रहा है कोई भी गुड्स अपना, और ये फर्स्ट पॉइंट है, तो मैन्युफैक्चरर टैक्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, हाँ या ना? हाँ सर. लगाएगा। टैक्स मान लीजिए 20 रुपए लगा देता, 10% के हिसाब से 220 रुपए। डिस्ट्रीब्यूटर 220 में खरीदा है उसने, डिस्ट्रीब्यूटर अपना वैल्यू एडिशन करेगा 80 रुपए, और अब वो कितने में बेचेगा? 300। क्या इसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा, हाँ या ना? लगेगा। फर्स्ट पॉइंट है, अब बताइए लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है, एक ही बार गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया। ये मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को कितना टैक्स जमा करवा देगा? 20 रुपीज। 20 रुपीज। इसके बाद कोई टैक्स नहीं लगना है, तो वैल्यू एडिशन हो गया 300 रुपए। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर 300 रुपए में होलसेलर को बेचेगा। होलसेलर के लिए कॉस्ट कितना है? 300. 300। होलसेलर भी अपना वैल्यू एडिशन करता है, मान लीजिए वो 70 रुपए हो जाता है, तो होलसेलर के लिए वैल्यू कितना हो गया? 370। 370। अब ये 370 रुपए में वो रिटेलर को बेच रहा है। रिटेलर 370 इसके लिए कॉस्ट है, रिटेलर अपना वैल्यू एडिशन करता है 30 रुपए, अब वो कितने में बेचेगा? 400 रुपए में। तो कंज्यूमर के लिए इस गुड्स की वैल्यू कितनी है? 400। इस 400 पे गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला है? 20 रुपए. 20 रुपए। 20 रुपए। करेक्ट है। मिलना कितना चाहिए था? 40 रुपीज। कम से कम 40 तो मिलना चाहिए था। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, यहां देखिए लास्ट पॉइंट में क्या हो रहा है। वैल्यू 200, बताइए मैन्युफैक्चरर टैक्स लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा. क्योंकि लास्ट पॉइंट है 200 रुपए। Yes. अब ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट कितना पड़ा? 200. वैल्यू एडिशन 80, वही सेम रखा हमने वैल्यू एडिशन 80, और ये सब वैल्यू सेम है देखिएगा। और कितने में बेचेगा वो होलसेलर को? होलसेलर के लिए कॉस्ट कितना पड़ा? 280। वैल्यू एडिशन 70। कितना, कितने में बेचेगा रिटेलर को? 350। 350. रिटेलर के लिए कॉस्ट कितना पड़ा? 350. 350। वैल्यू एडिशन बोलते रहिए। Yes, sir. यस। वैल्यू कितने में बेचेगा कंज्यूमर को? 380। 380। लेकिन इस पर टैक्स लेगा या नहीं लेगा? लेगा. लिया 10%, और कंज्यूमर को कितना? 418। 418. तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला? 38. और कंज्यूमर के लिए प्राइस कितना हो गया? 418. क्यों हो गया 418? यहाँ 400 है, यहाँ 418 क्यों हो गया? लास्ट पॉइंट हो गया। बोलिए। यहाँ पर 400, यहाँ 418 क्यों हो गया? वैल्यू एडेड के ऊपर चार्ज किया नहीं, देखिए गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स 20 रुपया मिल रहा था, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे
38 मिल रहा है, 18 रुपए ज्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा? हाँ सर। yes, इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट में कंज्यूमर के लिए कॉस्ट सस्ता होता, लास्ट पॉइंट में महंगा महंगा होता है। महंगा हो जाता। तो गवर्नमेंट यहाँ पर वैट से पहले जब फर्स्ट पॉइंट लगता था तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, उसे 38 रुपए ही मिले। हम्म, तो क्या किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट को 38 रुपए चाहिए था फर्स्ट पॉइंट में भी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अरे बताया था, टर्नओवर टैक्स लगा दिया टर्नओवर टैक्स ऐसे है ना, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के ऊपर, ताकि मैकअप हो जाए। दूसरा, अगर टर्नओवर टैक्स नहीं लगाती तो दूसरा उपाय क्या था? कहिए। रीसेल टैक्स सर, रीसेल टैक्स। नहीं, रीसेल टैक्स क्या होता है? ये जो टैक्स रेट 10% की जगह 18% कर देती। कहिए। हाँ सर। टैक्स रेट बढ़ाते हैं। yes sir, टैक्स रेट बढ़ा देती है। अगर टैक्स रेट बढ़ जाता तो ये 36 रुपए आ जाता या नहीं आ जाता? हाँ सर। बराबर है। लेकिन अगर टैक्स रेट बढ़ाती तो क्या होता? टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होता बताइए? इनकम बढ़ जाएगा सर। नहीं, टैक्स की चोरी बढ़ने का खतरा रहता। हम्म, हाँ या ना? यस सर। क्या टैक्स रेट बढ़ा सकती थी गवर्नमेंट? नहीं। क्योंकि ये तो स्टेट का टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट का टैक्स है ना। हम्म, तो अगर गुजरात में किसी प्रोडक्ट पे 12% है, महाराष्ट्र में भी उसी प्रोडक्ट का रेट 12% है, और महाराष्ट्र बोलती है टैक्स ज्यादा करने के लिए 18% कर देंगे, तो क्या होगा? गुजरात से परचेस हो जाएगा। सब लोग गुजरात शिफ्ट कर जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। yes, yes, तो पहले वन नेशन वन टैक्स नहीं था, यस और नो? यस सर। वो तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे वन नेशन वन टैक्स हुआ। सही बात। यस सर। अब हम लोग आते हैं मल्टीपल पॉइंट में। वैल्यू कितना? सब कुछ सेम रहेगा, देखिएगा। वैल्यू कितना? टैक्स लेगा या नहीं लेगा? यस सर। 20 रुपया, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट है। 220। बताइए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट कितना पड़ा? 220 220 पड़ा। आईटीसी भूल जाइए, अभी पूरा का पूरा इसका कॉस्ट है 220 रुपया। अब वो भी अपना वैल्यू एडिशन करेगा। यस सर। कितना? 80। 80 कितना हुआ वैल्यू? 300। 300। अब वो टैक्स लेगा या नहीं लेगा? यस। 30 रुपया ले लिया, कितना हुआ? 330। होलसेलर के लिए कॉस्ट कितना पड़ा? 330। 330। वैल्यू एडिशन यस। 70। कितना हो गया? 400। अब टैक्स लेगा या नहीं लेगा? लेगा। लेगा। यस। 740 हो गया। रिटेलर के लिए कॉस्ट कितना पड़ा? 440 वैल्यू एडिशन 30। 30। अब वो कितने में बेच रहा है? 470। इसमें भी टैक्स लेगा। yes, कितना हो गया? 570। अब गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला, जरा बताएंगे आप? 47 नहीं, 20 No, 20, 30, 40, 40, 87, 117, 137, Yes, yes. प्लस 47 कितना हो गया? 137. 137। और कंज्यूमर के लिए 517. 517। 517 बताइए। तो ये गवर्नमेंट ही गिर जाएगी। यस और नो? हाँ सर। yes, अब इस 3 सिस्टम में सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है? Last point. लास्ट पॉइंट। इंडिया में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया। गवर्नमेंट को ये हमेशा लालच रहा कि 38 रुपए तो चाहिए, लेकिन कैसे? तो इन्होंने ये सिस्टम लगा दिया और टर्नओवर टैक्स लगा दिया। करेक्ट है? yes, फ्रांस के इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि इनडायरेक्ट टैक्स के सिस्टम को चेंज किया जाए, तो उन्होंने उस सिस्टम का नाम दिया वैट। वैट का फुल फॉर्म बताइए। वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब
एडिशन के ऊपर profit. इतना वैल्यू ऐड कर रहे हैं 80 रुपीज, Yes. 70 रुपीज, Yes. 30 रुपीज, सिर्फ इस पे टैक्स लगेगा। बराबर। सही बात है या नहीं है? यस सर। yes sir, अब ये वैल्यू, अब आप सोच के देखिए, ये जब सेल प्राइस जो है, सेल प्राइस क्या होता है? आपका कॉस्ट होता है, ये वाला कॉस्ट है, हाँ या ना? हाँ सर. वैल्यू एडिशन में आपके खर्चे हैं, दुकान का रेंट है, स्टाफ का सैलरी है, प्लस प्रॉफिट है, यस और नो? yes, कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। तो जो फ्रांस के इकोनॉमिस्ट हैं, सबसे पहले वैट कहाँ आया था? फ्रांस। France से, इसलिए मैं फ्रांस बोल रहा हूं। तो उन्होंने क्या कहा कि वैल्यू एडिशन पे लगेगा, यानी कि सिर्फ आपके खर्चे और प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। किस पे लगेगा? एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। profit, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट पे लगेगा। बोला सिर्फ एक्सपेंसेस और प्रॉफिट पे लगेगा, तो सर निकालेंगे कैसे ये एक्सपेंस और प्रॉफिट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कैसे निकालिएगा? अलाउइंग देम आईटीसी। देखिए, उसके लिए उन्होंने बताया कि एक एडिशन मेथड है, दूसरा सब्ट्रैक्शन मेथड है, और तीसरा जो आप जानते हैं आईटीसी मेथड है, आईटीसी वाला। एडिशन मेथड में क्या होता है? एडिशन मेथड में उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये अपना सारा खर्चा जोड़ ले और प्रॉफिट जोड़ ले पूरे साल का, या मंथली वाइज, मंथ टू मंथ, और ये सारा एक्सपेंसेस और प्रॉफिट अगर मंथ में जोड़ लेता है, उस पर 10% टैक्स गवर्नमेंट को देते। पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। इंप्लीमेंट हो पाएगा? नहीं। difficult है, नहीं हो पाएगा। No one can disclose his own correct profit. मान लीजिए आप एक रिटेलर हैं, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे टूथब्रश दे दो, तो टूथब्रश पूरे दुकान में लाखों तरह के सामान पड़े हुए हैं, इस रेंट आप देते हैं, तो रेंट को पूरे सामान में अपॉर्चमेंट करना पड़ेगा, यस और नो? yes, सैलरी देते हैं, उसको भी पूरे सामान में अपॉर्चमेंट करना पड़ेगा। तभी तो आप एग्जैक्ट टूथब्रश में कितना एक्सपेंस और प्रॉफिट हुआ तभी तो निकाल पाएंगे, हाँ या ना? हाँ सर। yes, तो ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, यस और नो? यस। दूसरा तरीका ये है, मुझे तो वैल्यू एडिशन निकालना है, मैंने टूथब्रश 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेच रहा हूं, ये मेरा परचेज प्राइस है, ये मेरा सेल प्राइस है। तो क्या ये सब्ट्रैक्शन मेथड में मुझे वैल्यू एडिशन निकालना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो मैं सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस करूंगा, तो 2 रुपए मेरा वैल्यू एडिशन आ गया या नहीं आ गया? हाँ सर। तो क्या मैं 2 रुपए पे टैक्स गवर्नमेंट को दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? दे सकते हैं। यस और नो? यस। आप सोच के देखिए, सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट, यानी कि परचेज प्राइस plus profit, प्लस एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, करेक्ट है? yes, अब अगर मैं इसको एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट करता हूं, तो ये मेरा वैल्यू एडिशन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस सर। yes, तो मैं 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेचता हूं, तो मेरा 2 रुपए वैल्यू एडिशन, इसी पे गवर्नमेंट टैक्स लेगी, यस और नो? यस yes, सर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये मेथड इंप्लीमेंट हो पाएगा नहीं। सभी प्रोडक्ट पे? कैसे मैं नहीं। बिल कैसे बनाऊंगा? सेल प्राइस 12 रुपए और टैक्स लिखूंगा 10%, 20 पैसे, यस और नो? yes, ऐसे तो करूंगा। और जैसे मैं ऐसे लिखूंगा कि सामने वाली पार्टी को पता लग जाएगा मैं 2 रुपए कमा रहा हूं वो मेरे से, तो क्या ये इंप्लीमेंट हो पाएगा, हाँ या ना? नहीं। नहीं हो पाएगा। लेकिन जीएसटी में ये मेथड
इंप्लीमेंटेड है, कौन सा, किस प्रोडक्ट के लिए बताइए। जीएसटी में ये सब्ट्रैक्शन मेथड इंप्लीमेंटेड है, उसमें आईटीसी ये सब नहीं मिलता है। रीसेल गुड्स के लिए सेकंड ये हैंड, सेकंड हैंड रीसेल गुड्स, हाँ सर, यस, सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड समझ में आया। तो ये जीएसटी में सेकंड हैंड गुड्स के लिए मेथड इंप्लीमेंट किया हुआ है। गाड़ी, पुरानी गाड़ी बेच के, पुरानी गाड़ी जो आप बेचते हैं, या फिर बियर की बॉटल्स पुरानी बिकती है। पुणे से मुझे एक फोन भी आया था, वहां पर वो सारा सब्ट्रैक्शन मेथड कर रहे थे। आप लोग ने हैंडल किया है ये सेकंड हैंड गुड्स का? Not so far. चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जो मेथड हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग वैट मेथड भी कहते हैं या आईटीसी मेथड भी कहते हैं, आईटीसी सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये मेथड हम लोग देखते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक बात। Yes. एक मिनट, इसको हटा तो दूं। यस, अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, जो जो पूछता जाऊंगा वो बताते जाइएगा। मैन्युफैक्चर, ये जो वैट मेथड है ये बेसिकली मल्टीपल पॉइंट सिस्टम ही है, यानी कि जब जब बिकेगा तब तब टैक्स लगेगा, लेकिन जो खरीदेगा उसको गवर्नमेंट प्रॉमिस करेगी कि ये जो आपने टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं या तो हम वापस कर देंगे या एडजस्ट कर देंगे। क्या कहा मैंने? बराबर। या तो हम वापस करेंगे या एडजस्ट करेंगे, यही बात कह रहा हूं। Yes. ओके, अब ये कैसे काम करेगा। ये जो मैन्युफैक्चरर है ये 200 रुपये बेच रहा है, Yes. टैक्स लेगा या नहीं लेगा? Yes. 30 रुपये 10%, 220। किसको बेच रहा है? Distributor. डिस्ट्रीब्यूटर को। तो अब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचिए। मैन्युफैक्चरर एक सेल्स बिल बना देगा, इनवॉइस बना के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा। इनवॉइस में ये वाला मेथड लिखा होगा कि वैल्यू 200, टैक्स 20, और वैल्यू कितना आ गया? 220। सही बात है। Yes. अब क्या होगा देखिए, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर के पॉकेट से 20 रुपया निकाला है या नहीं है, हाँ या ना? Yes. मैन्युफैक्चरर अपना जो बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन कर दिया या नहीं कर दिया, हाँ या ना? Yes. मैन्युफैक्चरर ने जो डिस्ट्रीब्यूटर से 20 रुपया कलेक्ट किया है, क्या ये मैन्युफैक्चरर का है या गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट का। Government. गवर्नमेंट का है। तो ये मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को 20 रुपए जमा करवा देगा या नहीं करवा देगा? Yes sir. Yes. क्या कहेगा कि जो मेरे दुकान से गुड्स बाहर गया है, तो फिर से बोल रहा हूं, मेरे दुकान से जो गुड्स बाहर गया है, वो गुड्स के बाहर जाने से, यानी कि जो आउट हुआ है उसके बाहर जाने से जो उसके ऊपर टैक्स लगा है, वो टैक्स मैं आपको जमा करवा रहा हूं। यस और नो? Yes sir. तो बाहर जाने के यानी कि जो गुड्स आउट हुआ है उस पर जो टैक्स लगा है, यानी कि उसको हम लोग आउटपुट टैक्स बोल देंगे। यस और नो? Yes. तो वो आउटपुट टैक्स है। करेक्ट है? Hmm. ये 20 रुपया गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। अब आइए डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी समझिए। डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट, अब ये जब मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को जमा करवा रहा है तो वो क्या कह रहा है? गवर्नमेंट को क्या कह रहा है? सर ये डिस्ट्रीब्यूटर 1 से मैंने 20 रुपया कलेक्ट किया, ये मैं आपके पॉकेट में जमा करवा रहा हूं। कह रहा है नहीं कह रहा है? Yes Yes. sir. Yes. और होता कैसे, जमा कैसे होता है जीएसटी रिजिम में? ये जीएसटीआर 1 फाइल करता है। बोलिए हाँ या Yes ना? sir. हाँ. 1 में वो क्या शो करता है? जीएसटीआर 1 में क्या शो करता है? Outward supply. Outward supply. आउटवर्ड सप्लाई शो कर देता है। वो आउटवर्ड सप्लाई में क्या कहता है कि सर इन पार्टी से मैंने टैक्स कलेक्ट किया है। सही बात है या नहीं है? Yes sir. और अगर वाकई ने उन पार्टी से कलेक्ट किया तो डिस्ट्रीब्यूटर के किस फॉर्म में नजर आता है कि इसने टैक्स मैन्युफैक्चरर को दिया है जो गवर्नमेंट को जमा हो चुका है? Electronic credit ledger. नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर को किस फॉर्म में नजर आता है? 2A 2B 2A. 2A, 2B. 2A 2B. 2A छोड़ दीजिए, 2A अभी भूल जाइए। 2B में नजर आता है। 2B में क्या नजर आता है?
तो कितना पैसा उसको मिल गया कि क्रेडिट इनपुट क्रेडिट कितना जमा हो गया? टू बी में, अब टू बी में नजर आ जाता है कि मैन्युफैक्चरर को मैंने 20 रुपया दिया था और मैन्युफैक्चरर ने जो 20 रुपया मैंने मैन्युफैक्चरर को दिया वो उसने गवर्नमेंट को जमा करवा दिया या नहीं करवा दिया, वो कैसे पता लगेगा? आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, फ्रीबी जब मैन्युफैक्चरर जमा करवाएगा, हाँ या ना? मतलब अब गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉमिस करती है कि देखो भैया डिस्ट्रीब्यूटर, आपका 20 रुपया मेरे पास आ चुका है, मैन्युफैक्चरर के थ्रू आ चुका है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉमिस करते हैं कि ये 20 रुपया या तो हम डिस्ट्रीब्यूटर को तुमको वापस कर देंगे या फिर एडजस्ट कर देंगे फर्दर सेल में, हाँ या ना? यस। जब डिस्ट्रीब्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये नजर आता है 20 रुपया इसको वापस मिलना है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट 220 रुपया है या 200 रुपया है? 200 रुपया। 200 रुपया। तो अपना कॉस्ट कितना लिखेगा? 200। और वो क्या कहेगा गवर्नमेंट को, सर 20 रुपया आपने प्रॉमिस किया हुआ है, यस और नो? यस। पेटीएम में पड़ा हुआ है 20 रुपया उसके, और वो भी वैल्यू एडिशन करेगा 80 रुपए, यस और नो? यस। 280 सेम, सब कुछ फिगर सेम है ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सके। 280 हो गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स लेगा या नहीं लेगा? लेगा सर। 22 रुपए टैक्स ले लिया। कितने में बेचेगा होलसेलर को? 308। 308। अब गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर से क्या कहेगी कि 28 रुपया दो, जमा कर दो, 28 रुपया जमा करवाओ। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहेगा? तो मैंने 20 रुपया ऑलरेडी दे दिया। सर 20 रुपया तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं मैन्युफैक्चरर के थ्रू। अब मैं जितना एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया ओवर एंड अबव 20 रुपीज वो जमा करवाऊंगा, हाँ या ना? यस। यस। तो उसका आउटपुट टैक्स कितना? 28। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना? 20। तो ये कितना जमा करवाएगा? 8। ये 8 रुपया का जो टैक्स है वो वैल्यू एडिशन पे लगा या नहीं लगा? यस, ऑन 80 पे। करेक्ट। करेक्ट है। यस। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर आप सेल्स बिल नहीं रखते हैं, मान लीजिए किसी के यहाँ इन्वेस्टिगेशन या रेड हो गया, वो सेल्स बिल नहीं रखा हुआ है, आईटीसी का पता नहीं लग रहा है, सब कुछ झोल झाल है, तो उससे टैक्स लेने का सबसे अच्छा जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, टैक्स कैसे लेगी फिर गवर्नमेंट? बेस्ट जजमेंट कैसे होगा? ऑन द बेस ऑफ द प्रीवियस रिटर्न फाइल्ड। अरे बाप रे, इतना कुछ पढ़ाने के बाद भी आप कह रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस। मान लो प्रीवियस रिटर्न भी नहीं फाइल हुआ, अब परचेज बिल्स है ही नहीं। अब टू बी के परचेज से, क्या चीज? टू बी में जो परचेज रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां से टर्न ना टू बी है ही नहीं। आप देखिए प्लीज, आप समझिए, गवर्नमेंट को आइडिया क्या है? वैल्यू एडिशन पे टैक्स लेना है ना, तो उसका खर्चा जोड़ लेगी, खर्चे पे टैक्स लगा देगी, यस और नो? यस। यही तो वैल्यू एडिशन है। यस, ओके ओके। मिनिमम इतना टैक्स तो लगाएगी। अगर मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दूं तो मुझे टैक्स जितना गवर्नमेंट को चाहिए उतना मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? बराबर है सर, है ना? यस। हाँ, तो जो बता रहा हूँ वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है तो आप म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। मैंने सबको म्यूट कर दिया, अभी जवाब देने के लिए अनम्यूट कर लीजिएगा, लेकिन बैकग्राउंड में आवाज नहीं आए प्लीज, है ना? क्योंकि आपका आवाज रिकॉर्डिंग में भी जाता है। चलिए अब आइए फिर से। तो इस डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर से के पॉकेट से कितना पैसा निकाला है? अनम्यूट करके बोलिए। 308। होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कितना टैक्स जमा करवाया है? 28 जमा करवाया, यस और नो? डिस्ट्रीब्यूटर तो यही इनवॉइस देगा जो मैं बॉक्स में बना रहा हूं, 280 प्लस सेल प्राइस पे टैक्स लगता है 28, 280 का 10%, 28, 308, यस और नो? इसी में तो टैक्स लगेगा। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा आउटवर्ड सप्लाई का,
तो वो क्या लिखेगा कि होलसेलर से मैंने 28 रुपया लिया है, होलसेलर के पॉकेट से तो 28 रुपया निकला है, यस और नो? यस सर। क्या गवर्नमेंट को 28 रुपया एक साथ मिल गया या इंस्टॉलमेंट में मिला? एक साथ। एक साथ कैसे मिला? मैन्युफैक्चरर ने 20 रुपए दिए थे, डिस्ट्रीब्यूटर ने 8 रुपए जमा करवाए हैं, आया ना? हाँ तो गवर्नमेंट को टैक्स इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर 20 रुपए एक साथ दे रहा है, होलसेलर 28 रुपए एक साथ दे रहा है, यस और नो? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, होलसेलर के लिए कॉस्ट कितना है? 280। 308 है या 280 है? 280। 280 क्यों है? Because he getting benefit of 28. क्योंकि गवर्नमेंट इसको अगेन प्रॉमिस कर रही है होलसेलर को, या तो 28 रुपीज हम वापस कर देंगे या एडजस्ट कर लेंगे, यही तो प्रॉमिस करती है। तो उसका 28 रुपए लेजर में पड़ा हुआ, उसको पता है कि 28 रुपए मुझे मिलने वाला है, तो उसका कॉस्ट कितना है? 280 वैल्यू एडिशन। यस 70 रुपए वही वाला है, 350। अब ये होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, 35 रुपए टैक्स लगाएगा, 385। सही बात? हाँ सर। अब ये भी, अब गवर्नमेंट होलसेलर को कहती है भैया 35 रुपए टैक्स दे दो, तो क्या कहेगा? गवर्नमेंट होलसेलर को कहती है गिव मी 35 रुपीज एज टैक्स, आपने रिटेलर से कलेक्ट किया है 28 रुपये ITC। तो क्या कहेगा? सर आपने प्रॉमिस किया था 28 रुपीज, या तो वापस करेंगे एडजस्ट करेंगे, 28 रुपया देखो आप मेरे क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ, मेरे 2B में भी नजर आ रहा है, यस और नो? यस। तो ये 28 रुपीज एडजस्ट हो जाएगा। टैक्स कितना गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी? 7। क्या गवर्नमेंट को 35 रुपीज टैक्स मिला या नहीं मिला? मिला। 20 रुपीज पहले कलेक्ट कर चुकी थी, 8 रुपया फिर कलेक्ट किया, 7 रुपीज फिर कलेक्ट किया, तो 35 तो मिल गया ना? यस। अब रिटेलर के लिए कॉस्ट कितना है? 350। 350 वैल्यू एडिशन वही 30, 380। टैक्स कितना? 10% 38, और कितना आ गया? 480। रिटेलर कंज्यूमर के पॉकेट से कितना टैक्स निकालेगा? 38 निकालेगा। अब गवर्नमेंट इसको कहेगी 38 रुपीज जमा करवाओ, रिटेलर क्या कहेगा? मेरा जमा है 35। मेरा जमा है कितना? 35। और 3 रुपये जमा करवाएगा, यस। तो +3 38 हो गया, यस और नो? यस। अब बताइए, गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर से 20 रुपया मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटर से 8, होलसेलर से 7 और रिटेलर से 3 रुपया मिल गया, तो गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला? 38। क्या कंज्यूमर क्या इंस्टॉलमेंट में टैक्स दिया या एक साथ दे दिया रिटेलर को? एक साथ दे दिया। गवर्नमेंट को कंज्यूमर जितना रुपया खर्च करता है या कंज्यूमर के पॉकेट से जितना रुपया टैक्स निकलता है उतना ही गवर्नमेंट को चाहिए था, यस और नो? यस सर। उतना ही मिला या नहीं मिला? यस सर। लास्ट पॉइंट के साथ कंपेयर करेंगे आप, तो लास्ट पॉइंट में लगाती तो गवर्नमेंट को 38 मिलता। यस सर। यहाँ भी 38 मिल रहा है। यस सर। तो है तो लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था। ये इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस इंडिया सर। में हुआ भी है, हुआ भी है। अब मुझे एक बात बताइए, अब तो गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट खोला है वो क्रॉस मैचिंग बहुत आसान हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर को टाइट कर दे, क्या नीचे वाले चोरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर 20 रुपए पे तो टैक्स कलेक्ट कर चुका है। डिस्ट्रीब्यूटर चोरी करेगा तो उसका 20 रुपए खोएगा वो? नहीं। यस और नो? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स की चोरी करने की कोशिश करेगा तो उसका 20 रुपए लेजर में वो भी जाएगा हाथ से। यस। करेक्ट है? यस सर। होलसेलर अगर टैक्स की चोरी करने की कोशिश करेगा तो 35 रुपए उसके हाथ से जाएगा। यस। एक मिनट, कुछ हो गया। और अगर रिटेलर टैक्स की चोरी करने की कोशिश करेगा तो 38 रुपए उसके हाथ से जाएगा। यस और नो? यस सर। चेन एक बनता गया। दूसरी बात,
अगर बाई चांस डिस्ट्रीब्यूटर चोरी कर ही लेता है तो गवर्नमेंट कितना पैसा लूज करेगी? 28. 18 रुपीज। हाँ 18. 20 रुपए तो आ ही चुका, 38 रुपए आना था ना। गवर्नमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूटर को भी टाइट कर देती है तो गवर्नमेंट मैक्सिमम कितना पैसा लूज करेगी? 7 रुपए और 3 रुपए। 10 रुपए। यस और नो? Yes. अब गवर्नमेंट अगर होलसेलर को टाइट कर देती है तो रिटेलर से जो 3 रुपया आना था वही लूज करेगी। यस और नो? Yes. रिटेलर के ऊपर, रिटेलर से अगर टैक्स कलेक्ट करना हो तो उतने ऑफिसर्स भी चाहिए। यस और नो? Yes. क्या हर एक रिटेलर से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है? नहीं। क्या करें फिर? सिस्टम बनाओ। हाँ जी, बताइए। कुछ रिटेलर्स को छोड़ दें कि छोड़ो तुम टैक्स मत दो? अरे बोल दीजिए हाँ ना, तो बोलना है बस आपको। नहीं, इसीलिए तो चेंज। हाँ जी, जीएसटी आ गया ना, इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कुछ रिटेलर को, कुछ दुकानदार को छोड़ देता है, भैया आप टैक्स ही मत दो। प्रिस्क्राइब लिमिट सर 40 लाख का। यस, जो 20 लाख और 40 लाख या 10 लाख की जो लिमिट सेट की गई है वो छोटे मोटे दुकानदार को सेट कर दिया, भैया आपसे टैक्स नहीं ले सकते हम लोग, माफ करो। लेना तो बहुत चाहते हैं लेकिन खर्चा बहुत हो जाएगा, तो माफ करो। बोलेगी या नहीं बोलेगी? Yes sir. तो ये 10 लाख 20 लाख या 40 लाख की जो लिमिट सेट की गई है उन छोटे मोटे लोगों को छोड़ दिया, गवर्नमेंट कितना टैक्स लूज करेगी बताइए? 3 हाँ जी, 3 रुपीज इस एग्जांपल में 3 रुपीज। आज ये रिटेलर जो चला रहा है 20 लाख का जिसका टर्नओवर है, वो बताइए उसका वैल्यू एडिशन कितना होता होगा? अरे बता दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जो प्रोडक्ट खरीदता बेचता है, गुड्स खरीदता बेचता है, उसका टर्न मार्जिन कितना होता होगा रिटेलर का? 10% मैक्सिमम, 10 से 15%। यही तो होता है। हाँ, तो अगर 20 लाख का टर्नओवर का 10% निकाल लीजिए, कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख पे 10% टैक्स जोड़िए, कितना होता है? 20,000। 20,000 का टैक्स लूज करेगी। यही तो हर एक रिटेलर से। अरे आया? Yes sir. इसीलिए रिटेलर को छोड़ दिया कंज्यूमर। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तब छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ती है? उसको क्यों नहीं छोड़ती है? रूल्स अलाउ नहीं कर रहा है। Estimation based tax. अगर मान क्या वहाँ लीजिए पे आईजीएसटी लगता है सेंट्रल के पैसे। महाराष्ट्र से दिल्ली बेचता हूं मैं, इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो नहीं छोड़ेंगे? यस और नो? यस। नहीं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र का कोई रिटेलर है, वो यहाँ पर या होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो दिल्ली को कोई सप्लाई करता 20 रुपया का कोई गुड्स 200 रुपए का सप्लाई करता है, तो इसका टैक्स मिलने का हक किसको मिलेगा? दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट कहती है भैया तुम्हारा वाला यहाँ बेच रहा है, हमको तो टैक्स चाहिए ही चाहिए। यस और नो? हाँ सर। तो इसीलिए इसको छोड़ती नहीं है, बोलता तुमको तो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा इंटर स्टेट सप्लाई करते हो। हम तो आपस में सह लेंगे, हम लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन बाहर वालों को नुकसान नहीं होने देंगे। यही बात है या नहीं है? चलिए अब हम लोग एक और सिस्टम समझते हैं। ये वाला हो गया, तो ये समझ में आ गया वैट सिस्टम कैसे काम चल रहा है, कर रहा है। यस यस। जीएसटी के साथ रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे आप? हर कोई वन फाइल करेगा? यस हर किसी के 2B में नजर भी आएगा? यस और नो? यस। हर किसी के 2B में भी नजर आएगा, हर किसी को क्रेडिट भी मिलेगा। दूसरा, मैं एक बात पूछ रहा था, गवर्नमेंट या तो वापस करेगी या एडजस्ट करेगी? बताइए, गवर्नमेंट ये जो आईटीसी है वापस करती है या एडजस्ट करती है? एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करती है, वापस तो कभी नहीं करेगी। वापस कब करती है, यानी कि रिफंड कब देती है? एक्सपोर्ट केसेस। एक्सपोर्ट में। बाकी क्योंकि एडजस्ट हो नहीं सकता है, इसीलिए सिर्फ एक्सपोर्ट में रिफंड मिलता है। बाकी कुछ और एक दो जगह हैं जहां पर रिफंड मिलता है, बाकी हर एक्सपोर्ट में तो रिफंड मिलेगा ही मिलेगा। बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाई में। आया?
अब देखिए, आप समझिएगा इस चीज को। अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, सारा असेसमेंट ये सब इसी से जुड़ता जाएगा। देखिए, सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, सही बात है। Yes. इसी एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट को मैं वैल्यू एडिशन बोलता हूं, करेक्ट है। हाँ सर। कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस हो गया, Yes. यस और नो। Yes. अगर परचेज प्राइस है तो इस परचेज प्राइस पे मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं या नहीं दे चुका हूं। हाँ सर। Yes, sir. Yes. दिया है। मान लीजिए 100 प्लस 10 इक्वल टू 110, तो इस ये परचेज प्राइस है तो मैं इस पे ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं। Yes, sir. तो अगर इस 100 रुपए पे मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं और जब मैं सेल प्राइस बनाऊंगा तो ये 100 रुपए इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा, Yes. Yes, sir. है ना। क्या इस ये जो मेरे खर्चे और जो मेरा प्रॉफिट है, क्या इस पे मैंने टैक्स दिया है? नहीं। नहीं दिया। दिया है। तो अगर मैं इसको 150 रुपीज में बेचता हूं तो क्या मैं इस 100 रुपए पे टैक्स दूंगा? ये 100 रुपए इसमें इंक्लूडेड है, यस और नो। Yes. अब मैं अगर 150 में बेचता हूं तो क्या मैं 100 रुपए पे टैक्स जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं क्या मैं दोबारा दूंगा? नहीं सर। नहीं दूंगा। इसका मतलब ये हो गया मैं सिर्फ टैक्स 50 रुपए में देने वाला हूं। Yes. Yes. लेकिन जीएसटी जो लगता है वो पूरे 150 पे लगता है, यस और नो। Yes. Yes. मान लीजिए 15 रुपए पे लग गया तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि इस कॉस्ट पे जितना आपने टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं वो माइनस करके दे दो। Yes. तो 5 ही रुपए पे टैक्स लगा या नहीं लगा? हाँ Yes, सर। sir. अब आप सोचिए कैसे काम करता है। अब गवर्नमेंट आपको कहती है कि ऐसा है कि आप 15 तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना। आप मान लीजिए होलसेलर हैं, आप क्या करेंगे? खरीदेंगे और बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। तो आप जितने भी तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं उन सब का टैक्स जोड़ लीजिए। मान लीजिए आप 500 तरह का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 500 प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मैच नहीं करना, 500 प्रोडक्ट का जितना टैक्स होता है वो जोड़ लीजिए, यस और नो। Yes, sir. इसी को हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट कहेंगे। Yes. Yes. क्या आप 2B में ये देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, कौन सा बेच रहे हैं, नहीं सर। है ना। आप 2B में तो आप सिर्फ टैक्स जोड़ते हैं। क्या 2B में आता है इस प्रोडक्ट का इतना टैक्स? प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है? नहीं सर। नहीं लिखा होता, सिंपली लिखा होता है इतना टैक्स, Yes. हाँ सर। और जीएसटी नंबर ये सब लिखा होता है किससे खरीदा, है ना। Yes. तो सारा सिर्फ आप टैक्स जोड़ते हैं 2B में, और जीएसटीआर 1 में आप हजारों तरह के प्रोडक्ट बेचते होंगे, लेकिन यहां भी तो आप सिर्फ टैक्स जोड़ते हैं। Yes. तो टैक्स को टैक्स के साथ माइनस करते हैं, Yes. या कौन से प्रोडक्ट का टैक्स है उस प्रोडक्ट के साथ माइनस करते हैं? क्या करते हैं आप? नहीं Tax. टैक्स टू टैक्स टैक्स। को टैक्स के साथ माइनस करते हैं। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यस और नो। Yes. अब एक बात बताइए मुझे, अगर यही करते हैं तो मैं इसको टैक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, टैक्स रेट से, और इसको भी टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या निकल के आएगा? नेट टैक्स। टैक्स रेट इंटू सेल प्राइस इक्वल टू टैक्स रेट इंटू परचेज प्राइस Cost. प्लस, ऐसे नहीं, अभी टैक्स रेट से नहीं मिले। अब मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं, एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। सही बात है या नहीं है? यस। ठीक है, कॉस्ट को मैं इधर ले गया तो सेल प्राइस में मैं टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और परचेज प्राइस को भी मैं टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये मेरा आउटपुट टैक्स आ जाएगा और ये मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। सही बात? Yes. तो आप आउटपुट टैक्स को यानी कि जीएसटीआर 1 का टैक्स को 2B के टैक्स के साथ माइनस कर देते हैं, यस और नो? Yes.
अब देखिए, यही किया। सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन को हमने इधर ले गए, ये हमने सब पूरे को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टैक्स पेबल आ गया सेल प्राइस वाला। कॉस्ट पे हम लोग ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, तो ये हमारा, ये हमने कुछ गड़बड़ लिखा है, इसको ठीक करना होगा। रुकिए तो एक बार मैं ठीक कर ही दूं साथ साथ। ये हमारा आउटपुट टैक्स है, ये हमारा टैक्स रेट इनटू वैल्यू एडिशन है, ये हमारा इनपुट टैक्स है। सही बात है या नहीं है? Yes, sir. तो हमने क्या किया, टैक्स रेट इनटू सेल प्राइस, इसको आउटपुट टैक्स बोला, टैक्स रेट इनटू कॉस्ट, इसको इनपुट टैक्स बोला, इसको हम लोग यहाँ ले गए, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। करेक्ट है? Yes. यही आ गया। अब सेल्स रजिस्टर में मल्टीपल टैक्सेस हैं, उसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा। सारे टैक्स को जोड़ लीजिए, सारे परचेज को जोड़ लीजिए, परचेज के टैक्स को जोड़ लीजिए और जमा करवा दीजिए। आसान है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताइए, जीएसटी किस अमाउंट पे लगता है? On net value. सेल प्राइस पे। जीएसटी किस अमाउंट पे लगता है? सेल Sales प्राइस। value. लेकिन जो कलेक्शन होता है, बताइए, Purchase. कलेक्शन सेल प्राइस के बेसिस पे होता है या आउटपुट Purchase. टैक्स माइनस इनपुट टैक्स के बेसिस पे होता है? Output Output minus input. minus input. आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स के बेसिस पे होता है। सही बात है या नहीं है? Yes. चलिए अब आगे करते हैं हम लोग। प्री एंड पोस्ट जीएसटी कंपैरिजन, इसको हमने कर लिया था, लेकिन मैं बाद में करूंगा इसको एक बार और। लेकिन अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हमने आज किया आपके साथ कंप्लीट। मैं एक बार इसको साथ आपके साथ पढ़ता हूं, ताकि आपको जब किताब मिले तो आप पढ़ पाए। ये देखिए, सिंगल पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट। तो दो तरह के टैक्स, सिंगल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट। सिंगल दो तरह के, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है? Yes, sir. इसके बाद ये हमने आपको इसमें भी दिखलाया था पीपीटी में। फर्स्ट पॉइंट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, लास्ट पॉइंट मल्टीपल पॉइंट, और ये कास्केडिंग का कैसे हुआ था वो सब हम लोग बता चुके हैं आपको। करेक्ट है? Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी? तो जीएसटी है क्या? जीएसटी जब भी लगेगा किस पे लगेगा? On sales value. सेल प्राइस पे लगेगा। लेकिन कलेक्शन क्या सेल प्राइस के बेसिस पे होगा? No, OT minus IT. ओटी माइनस आईटी के IT. बेसिस पे होगा। क्या Yes. जीएसटी मल्टीपल पॉइंट है या नहीं है? Yeah, multiple point. तो गवर्नमेंट के लिए लास्ट पॉइंट है या नहीं है? Yeah, last point. गवर्नमेंट के लिए लास्ट पॉइंट है। Yes. तो क्या आप जीएसटी को कह सकते हैं कि दिस जीएसटी का जो सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स है वैट का, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट? Correct, sir. Yes. ठीक है? क्या जीएसटी सिर्फ गुड्स पे लगता है या दो सर्विसेज पे लगता है या दोनों पे लगता है? दोनों पे लगता है. दोनों पे लगता है। तो जीएसटी इज ए मिक्सचर ऑफ मल्टीपल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट विद सिस्टम ऑफ सेट ऑफ टैक्स ऑन अर्लियर परचेजेस, यानी कि आईटीसी का आपको सेट ऑफ मिलता रहेगा। Yes, sir. जीएसटी इज लेवाइड ऑन बोथ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अलाइक। The goods and services is comprehensive value added tax on the supply of goods or services. Correct है? Yes, sir. जीएसटी से पहले जो वैट था वो सिर्फ किस पे लगता था? On goods. Goods. सिर्फ गुड्स पे लगता था। और अब On both. GST is on both. जीएसटी का टैक्स का बर्डन अल्टीमेटली कौन बियर कर रहा है? Consumer. Consumer. कंज्यूमर। क्या इसको हम लोग कंजम्पशन या डेस्टिनेशन बेस कह सकते हैं? Yes, sir. Yes. वही सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है और थर्ड पॉइंट में भी वही लिखा हुआ है। ठीक है? क्योंकि ये मल्टीपल पॉइंट है, हर सप्लायर टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, यस और नो? Yes, sir. एंड तक जाएगा। Yes, sir. चलिए, अब गवर्नमेंट को टैक्स मिलता कब है? जब अल्टीमेटली कंज्यूमर
कंज्यूम करता तब मिलता है, या गवर्नमेंट को टैक्स धीरे धीरे जब जब बिकता है तब तब मिलता है? धीरे तक जब बेचेगा तब तक मिलेगा। धीरे धीरे मिलता है, जब जब बिकेगा तब तक मिलेगा, यस और यस नो? सर, यस सर। अगर रिटेल बेस्ड सिस्टम होता है जैसे यूएसए में है, तो मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, 6 महीने बाद रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है, तो गवर्नमेंट को टैक्स कब मिलेगा? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद। तो बताइए लास्ट पॉइंट अच्छा है या ये वैट सिस्टम अच्छा है? वैट सिस्टम। वैट सिस्टम अच्छा है, गवर्नमेंट को धीरे धीरे मिल भी रहा है, यस चोरी भी कम हो रही है, चेन भी ब्रेक नहीं होगा, यस और नो? यस यस सर, और अगर बाई चांस चेन ब्रेक होता है, कोई चोरी करता है, तो इजीली पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा? यस सर, आप देख लीजिए कितने लोग पकड़ा जा रहे हैं 1 और 2B के सिस्टम के कारण। यस करेक्ट सर, है? यस सर। क्या इस जीएसटी सिस्टम में कास्केडिंग होगा? नो सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी आर गिविंग द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। यस, वो आपका कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता है। यस सर, ठीक है, ये बात 6 पॉइंट में लिखी हुई है। ठीक है, यस अब सर। मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट को ये टैक्स वैल्यू एडिशन पे मिलता है या सेल प्राइस पे मिलता है? ऑन वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट इट इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। यस सर, डीलर के लिए? फॉर एवरीवन सर। डीलर के लिए सेल प्राइस। सेल प्राइस के डीलर टैक्स किस पे कलेक्ट करता है? डीलर टैक्स किस पे लगाता है? टोटल सेल के ऊपर। सेल प्राइस पे ही तो लगाता है। यस। लेकिन बैकग्राउंड में दिखाता तो सेल प्राइस पे ही, हर कोई सेल प्राइस दिखाता है, लेकिन बैकग्राउंड में वो तो वैल्यू एडिशन, जितना वैल्यू एडिशन किया उतना ही टैक्स दे रहा है। यस सर, यस। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। लेकिन कंज्यूमर के लिए पूरे पे। पूरे पे है, सेल प्राइस पे। कंज्यूमर को हमेशा लगेगा सेल प्राइस पे टैक्स लगा है। सही यस सर, बात? यस सर। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वैट? ये लिखा हुआ है कि कास्केडिंग नहीं होता है, मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन है, और सिंगल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है। इनवॉइस पे जितना सेल प्राइस आया उसी पे टैक्स कलेक्ट करना है। फास्ट कलेक्शन ऑफ टैक्स है, गवर्नमेंट जैसे ही बिका वैसे ही टैक्स कलेक्ट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, हर एक डीलर को पता होता है कि 1 में वो कितना टैक्स दे रहा है, 2B में उसको कितना क्रेडिट मिल रहा है। ये जीएसटी का वेबसाइट आने से पता लग रहा है। यस और नो? यस सर, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, चोरी भी कम हो रही है। यस सर। प्राइस बढ़ेगा तो जीएसटी भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो जीएसटी भी कम होगा, यानी कि दोनों को नुकसान है, गवर्नमेंट को भी नुकसान है, कंज्यूमर को भी नुकसान है, या फायदा है? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब Yes, आइए एक चीज बताइए मुझे, गवर्नमेंट को टैक्स रेट कितना फिक्स करना चाहिए? मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर से शुरू करता है, वो इनपुट खरीदता है, मान लीजिए रॉ मटेरियल ABCD खरीदता है, इससे वो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, और फिर ये फाइनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, अल्टीमेटली कंज्यूमर को बिकेगा। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि जो टैक्स रेट है वो रॉ मटेरियल पे ज्यादा होना चाहिए या फाइनल प्रोडक्ट पे ज्यादा होना चाहिए? मान लीजिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं 5% और 18%, रॉ मटेरियल पे और फाइनल प्रोडक्ट पे। ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स पे सर रॉ मटेरियल पे कितना होना चाहिए? 18%। रॉ मटेरियल पे कम होना चाहिए। कम, हाँ सर, कम कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, और फाइनल प्रोडक्ट पे 18%। 18% होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि रॉ मटेरियल अगर कम हो गया तो ये उसका एंड जो सेल प्राइस आएगा, यानी कि कॉस्ट रहेगा, वो कम हो जाएगा। अच्छा, देखिए इसलिए कम होना चाहिए, गवर्नमेंट को तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे जो सेल प्राइस है उसी का टैक्स मिलता है। लास्ट पॉइंट की तरह ही काम करेगा ना जीएसटी। यस सर। अगर इसी पॉइंट पे टैक्स मिलना है तो रॉ मटेरियल पे 5% हो, इस पे 18% हो, तो ये 100 रुपए में बिकता है तो 18 रुपए मिलेगा गवर्नमेंट को। यस और नो? यस सर। इसी पे फाइनल प्रोडक्ट पर अगर आप कम कर देंगे तो गवर्नमेंट को कम मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट को इतना ही रुपए पे टैक्स मिल रहा है, जो अल्टीमेटली रिटेलर जो कंज्यूमर को बेचेगा। हाँ या ना? हाँ सर। अगर आप उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? आईटीसी ज्यादा हो जाएगा, आउटपुट टैक्स कम हो जाएगा। आप गवर्नमेंट को क्या करेंगे? रिफंड दीजिए।
कहेंगे या नहीं कहेंगे? यस सर, इसी को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, नाम सुना है आपने? यस 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 सर, हाँ, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश करती है कि रॉ मटेरियल पर टैक्स रेट कम हो और फाइनल प्रोडक्ट पे ज्यादा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं है। यस और नो? यस, क्योंकि आज के डेट में जितने भी सर्विसेज हैं उस पर रेट 18% है, यस सर, गुड्स पे रेट वेरी, 5% भी है और 28% तक भी जाता है। यस सर, तो कहीं कहीं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं आ सकता है? आ सकता आ है, सकते हैं, आ गवर्नमेंट सकता कहती है है। रिफंड ले लो भैया, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। यस और नो? यस सर, तो गवर्नमेंट अगर ये जीएसटी के रेट्स को रैशनलाइज करेगी, अभी तो 5 तरह के रेट है, 5, 12, 18, 28, फिर कंपनसेशन सेस, फिर उस 5% से कम वाला भी रेट है, यस 1%, 1% भी है। तो ये तो अलग अलग तरह, कहीं आईटीसी मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, आईटीसी नहीं मिल रहा तो टैक्स रेट कम कर दिया। यस और नो? यस सर, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। गवर्नमेंट को चाहिए कि रेट स्ट्रक्चर रैशनलाइज करे, सिर्फ 12 और 18 रखे, 28 हटा दे, कंपनसेशन हटा दे, तो ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं होगा। करेक्ट यस बात? सर, यस सर, अब आइए, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूं। तो ये हो गया। तो वही हमने जो 9th पॉइंट पे आपको समझाया था, रेट ऑफ टैक्स ऑफ इंटरमीडिएटरी गुड्स डू नॉट अफेक्ट द टैक्स कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो रॉ मटेरियल पे आप टैक्स रेट 0 भी कर देंगे तो जितना फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स लगता है उतना ही मिलेगा। यस और नो? यस सर, और अगर रॉ मटेरियल पर टैक्स कम कर देते हैं, 5% लेते हैं, उसका तो क्रेडिट ही मिलना है गवर्नमेंट को, जो भी बेच रहा है। यस सर, तो जो क्रेडिट गवर्नमेंट को मिलता है वो तो गवर्नमेंट के पास रहता ही नहीं है, वो पैसा वो तो एडजस्ट होता रहता है। यस और नो? यस सर, तो जो इंटरमीडिएरी पे जो टैक्स मिल रहा है वो गवर्नमेंट का कभी नहीं है, हाँ या ना? हाँ सर, मैं फिर से बोलता हूँ, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जो इंटरमीडिएरी पे जो इंटरमीडिएरी है, ये जो गवर्नमेंट को 20 रुपया मिला, क्या वाकई में मिला है? अरे बोलिए, मिला है नहीं सर। सर, वाकई में मिला है या गवर्नमेंट को वापस करना नहीं, पड़ेगा या एडजस्ट करना वापस पड़ेगा? करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा ना? अरे बोल दीजिए हाँ या ना? यस यस हाँ यस सर, है ना? और गवर्नमेंट को यहाँ पर फिर जो 8 रुपया मिला ये भी एडजस्ट करती है, तो 28 रुपया एडजस्ट करती है यहाँ गवर्नमेंट, यहाँ 35 एडजस्ट कर रही है। यस और नो? यस सर, लेकिन अगर गवर्नमेंट आईटीसी ब्लॉक कर देना, ना हम नहीं देंगे आईटीसी, हम एडजस्ट नहीं करेंगे, तब मिल जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा सर, हो गया या नहीं हो गया? मिल गया। यस सर, अब देख लीजिए सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में बहुत सारा आईटीसी ब्लॉक की हुई है गवर्नमेंट ने। यस सर, यस तो यहाँ कास्केडिंग होगा या नहीं होगा? होगा सर, होगा। तो प्योर सिस्टम नहीं है, यस सर, क्योंकि आईटीसी कहीं ब्लॉक्ड भी है। यस सर, सिस्टम नहीं है, कास्केडिंग भी हो रहा है। ओ यस सर, हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर, अब आप सोच के देखिए, अगर मुझे कोर्ट में आईटीसी मेरा गवर्नमेंट ब्लॉक कर देती है और मैं सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सिस्टम समझाता हूं जज को, तो मेरा आईटीसी जो ब्लॉक है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट अगर समझ जाती है कि सर आईटीसी ब्लॉक कर दिया, जबरदस्ती ब्लॉक कर दिया, एज पर लॉ ब्लॉक नहीं किया, मुझे क्रेडिट गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी? मतलब जज मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा? मानेंगे सर, मानना चाहिए। मानना चाहिए। और माना है या नहीं माना है? माना है। एक केस में माना है या नहीं माना है? जो किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, प्लीज आप लोगों को मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके बैकग्राउंड में अगर आवाज आती है तो म्यूट कर ले अपने आप, या फिर जो आवाज कर रहा है उनको रिक्वेस्ट कर ले, है ना? ये आपको ख्याल रखना होगा। अब आप सोच के देखिए, सीमेंट, ये सब का खर्चा जो सीमेंट, और मैं अगर बिल्डिंग बना रहा हूं, क्या मुझे आईटीसी ब्लॉक है या नहीं है? ब्लॉक है, ब्लॉक ब्लॉक है। 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी या डी, अंडरवर्स कॉन्ट्रैक्ट, है ना? यस सर, ब्लॉक्ड है। अगर मैंने बिल्डिंग बना के उसको रेंट पे दे दिया है और इसका आईटीसी ब्लॉक है, क्योंकि मैं बिल्डिंग बना के सिर्फ रेंट पे दे रहा हूं, मेरा काम ही है रेंट पे देना, और
17 सबसेक्शन 5 CD में लिखा हुआ है कि वो ब्लॉक है और ऑफिसर ने ब्लॉक कर दिया, तो मुझे हाई कोर्ट जाना होगा। और हाई कोर्ट में गया और मैंने ये सारी बातें समझाई, तो जज मान गया, बोला नहीं क्रेडिट तो मिलना चाहिए। मुझे क्रेडिट अलाउ हुआ या नहीं हुआ? यस सर। उड़ीसा रिट्रीट करके कोई केस है, पढ़ा है आपने? नहीं सर। नहीं आप पढ़िएगा वाला केस, वो पूरा जजमेंट पढ़िएगा, आपको उसमें मिलेगा। और जज ने अलाउ कर दिया ये क्रेडिट, है ना? अब आप सोच के देखिए, अगर मैं आपको ये सब नहीं बताऊं, ये जो जीएसटी का कैसे जन्म लिया, ये सब नहीं बताऊं, तो आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। एग्री करते हैं आप? यस। हो सकता है ये सारी चीजें कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हो। पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। तो ये बैकग्राउंड था। ये नहीं बताने का मतलब आगे आईटीसी ब्लॉक हो गया या कुछ और हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। यस सर। सही बात है या नहीं है? तो इसीलिए बताना बहुत जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना काम बहुत आसान कर रहा हूं, क्योंकि आगे चल के आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो ये सिस्टम, हम लोग कैसे जीएसटी का जन्म ऐसे हुआ है। करेक्ट है? यस सर। तो आप अप्रिशिएट कर पाएंगे उस वक्त। और जब आप आज से 2 महीने बाद मैं क्लास ले रहा हूँ आईटीसी की, और मैं ये सब सारी चीजें बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, तो आपको याद आएगा या नहीं आएगा? यस आएगा। नहीं याद आएगा, क्योंकि आप याद करेंगे ही नहीं। करेंगे सर। करेंगे? यस ऐसा सर। तो नहीं होगा ना कि ये बैठ गए। नहीं। आज की क्लास हो गई, चलिए अब बंद करते हैं। अब कल एक बार फिर फिल्म लगेगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखेंगे, याद नहीं करेंगे। तो याद नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। आपको हर हालत में विदिन 24 आवर्स ये सारा चीज आपको रिवाइज करना है, रिवाइज के साथ याद भी करना है, कंठस्थ जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी पापा का जो क्रियाकर्म हुआ उसमें तो पंडित जी जो आए, उन्हें फटाफट जो मंत्र पढ़ रहे थे, मैंने पंडित जी को कहा, हम सर यादाश्त आप ही लोग की अच्छी है। मुझे लगता था कि हम लोग भी थोड़ा बहुत अच्छी यादाश्त है, लेकिन पंडित जी आप लोग की यादाश्त बहुत अच्छी है। और वो अगर याद नहीं करते मंत्र तो क्या पूजा करवा पाते? और अगर आप याद नहीं करेंगे तो क्या जज के सामने आप बोल पाएंगे? नहीं सर। लिख पाएंगे? नहीं कुछ सर। नहीं कर पाएंगे। आप हैंडीकैप, डिसेबल्ड महसूस करेंगे आप। सही बात है या नहीं? यस सर। आप ऑफिसर के साथ लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। यस सर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आप इधर उधर की जुगाड़ की बातें करेंगे फिर ऑफिसर के साथ। देखो मैं उसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, आप ये हैं, आप वो हैं, मैं यहाँ का हूँ, आप भी वहां के, ये सब बातें करेंगे। ऑफिसर वो सब बात सुनेगा? नहीं सुनेगा सर। नहीं। तो जीएसटी की कानून की बात सुनेगा। यस सही सर। बात नहीं है नहीं? यस सर। चलिए, तो इसीलिए याद करना जरूरी है। ये सब हमने लिखा ही इसलिए है ताकि आप याद कर पाए। ठीक? यस सर। डिफरेंस बिटवीन वैट सिस्टम एंड लास्ट पॉइंट सिस्टम। जीएसटी सिस्टम में बार बार टैक्स लगता है, लास्ट पॉइंट में एक बार लगता है। लेकिन इसमें जो एक खास बात यह है कि जितना लास्ट पॉइंट में मिलता है उतना ही जीएसटी सिस्टम में भी मिलता है। एक बात और कि जीएसटी सिस्टम को एडमिनिस्टर करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एक बार मैन्युफैक्चरर को कंट्रोल किया, नीचे वाले चेन अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यही सारी बातें लिखी हुई आप पढ़ लीजिएगा। प्री एंड पोस्ट जीएसटी कंपैरिजन। एक मिनट। क्या खेले आप लोग? बस फास्ट फॉरवर्ड का बटन हो गई।
अच्छा चलिए बताइएगा मुझे, प्री जीएसटी एरा, बताइए इनडायरेक्ट टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाती थी? स्टेट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों? दोनों दोनों लगाती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी। जीएसटी एरा में इनडायरेक्ट टैक्स कौन लगाती है? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल और स्टेट दोनों लगाती है। यस यहाँ कोई फर्क नहीं आया, सही बात? यस सर। अब आ गया ये जितने भी मैन्युफैक्चरर थे प्री जीएसटी एरा में कौन सा टैक्स देते थे? एक्साइज देते थे। एक्साइज कौन सी गवर्नमेंट लगाती थी? सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। सी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी किसमें? और स्टेट लिकर गवर्नमेंट भी लगाती थी किसमें? सिर्फ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यस करेक्ट। हाँ सर करेक्ट है। यस सर। अब आते हैं सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी एरा में बोथ दोनों लगाती थी। अब आप कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, आप देखिएगा। अब हम लोग जो टैक्स रेट कर रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से कर रहे हैं, करेक्ट है? यस सर। प्लीज किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है आप लोगों को मैं फिर से दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो प्लीज म्यूट कर दें, क्योंकि पढ़ाई करते हुए आपको ध्यान नहीं रहता है। प्री जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती थी या नहीं लगाती थी? हाँ सर। सर्विस टैक्स यस और नो? यस। सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लगाती थी? नहीं, सेंट्रल से टैक्स। हाँ सेंट्रल सेल्स। ठीक है। और एक और टैक्स था ना, कस्टम टैक्स। सेल्स टैक्स में अगर इंट्रा हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, इंटर हुआ तो सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। सही बात है। लेकिन ये पैसा भी स्टेट को ही जाता था। कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ था, लेकिन टैक्स का कलेक्शन कौन करता था? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, जीएसटी एरा में कस्टम आज भी है या नहीं है? है। एक्साइज नहीं, मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए एक्साइज खत्म है, सर्विस टैक्स खत्म है, ये स्टेट का वैट खत्म है और सीएसटी खत्म है। यस और नो? यस। अब आप समझिए क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूं, और मैं रिटेलर को या होलसेलर को सामान बेचता था, तो मुझे एक्साइज का क्रेडिट मिलता था। यस और नो? कहिए। सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता था? नहीं सर। मिलता था। एक्साइज और सर्विस टैक्स सैनवेट के रूप में मिलता था, वैल्यू एडेड टैक्स। करेक्ट है। ये क्रेडिट कौन देता था? सेंट्रल गवर्नमेंट देता था या स्टेट गवर्नमेंट देता था? टैक्स अगर सेंटर का था तो क्रेडिट भी सेंट्रल गवर्नमेंट देता था। यस और नो? यस। अब अगर मैं कोई गुड्स परचेज करता था तो मुझे उसका क्रेडिट मिलता था या नहीं मिलता था? मिलता था। स्टेट गवर्नमेंट देती थी वैट क्रेडिट, मिलता था, लेकिन मुझे स्टेट गवर्नमेंट देती थी वैट क्रेडिट। अब मैं ये जानना चाह रहा था, क्या ये वैट क्रेडिट सैनवेट क्रेडिट के साथ एडजस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाता। तो स्टेट का है, स्टेट कहती थी, सेंटर और स्टेट अपना अपना रेवेन्यू शेयर नहीं करती है। यस और नो? यस।
तो ये एडजस्ट नहीं हो पाता था। एक्साइज और सर्विस टैक्स आपस में एडजस्ट होता था, लेकिन वैट और सैनवेट आपस में एडजस्ट नहीं होता था। सही बात? यस। अब जीएसटी एरा में क्या हुआ? जीएसटी एरा में भी सेम सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा? अरे बता दीजिए, जीएसटी में भी सेम सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा? हाँ, चल रहा है। सेम Yes. सेम है क्या सर, सेम। स्टेट गवर्नमेंट का जो जीएसटी है, स्टेट जीएसटी क्या सेंट्रल जीएसटी के साथ एडजस्ट होता है? नहीं होता है, नहीं, आपस में नहीं होता है। नहीं होता है, आईजीएसटी हो जाता है एडजस्ट हो जाता है। ना? तो थोड़ा सिस्टम तो सही हुआ या नहीं हुआ? हाँ। अब आप दूसरा समझिए, एक ब्यूटी पार्लर कोई सर्विस दे रही है और ये गुड्स खरीदती थी, तो इसको वैट का क्रेडिट मिलता था या नहीं मिलता था? हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, ये जब बेच रही थी तो सर्विस टैक्स लग रहा था, यस सर। क्या ये वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स के साथ एडजस्ट हो पाएगा? नहीं। नहीं हो पाएगा। पहले। ये पूरा कॉस्ट बन जाता था, कास्केडिंग होगा या नहीं होगा? हाँ सर। अब जीएसटी एरा में क्या हो रहा है, ये कोई भी गुड्स खरीद रही है तो जीएसटी लग रहा है, बेच रही है तो भी जीएसटी लग रहा है, हाँ या ना? यस यस। आपस में एडजस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ। यस, तो हो जाएगा। कास्केडिंग के कारण इसको प्रॉफिट पहले 10 रुपए कमा रही थी, 100 रुपए में बेच के 10 रुपए कमा रही थी, एज्यूम कर लेते हैं। अब जीएसटी एरा में इसको पूरा क्रेडिट मिल रहा है इस वैट का, बोलिए हाँ या ना? यस हाँ यस, पूरा क्रेडिट मिल रहा है। तो अगर उसको पूरा क्रेडिट मिल रहा है तो ये 100 रुपए का जो बेच रही थी इसको कम करके बेचना चाहिए, यस और नो? यस 90 रुपए में बेचेगी तो भी 10 रुपए कमा सकती है नहीं कमा सकती है? यस। हाँ सर। क्या मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी आने के बाद या सर्विस प्रोवाइडर ने जीएसटी आने के बाद या जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर्स जीएसटी आने के बाद कि क्या अपनी फीस कम की? नहीं। नहीं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से पर्सनल फीलिंग मत लेके आइएगा। यस सर। करना चाहिए। यस सर। Yes. नहीं करेंगे तो क्या होगा? एंटी प्रॉफिट लॉ बनाया हुआ है, यस सर। इसीलिए बनाया हुआ है। तो आपके पास अगर एंटी प्रॉफिटरिंग का काम आता है तो आपको प्री जीएसटी एरा और जीएसटी एरा के कॉस्ट में, सेल प्राइस में कंपैरिजन करना पड़ेगा। एंटी प्रॉफिटरिंग में सिर्फ इतना देखा जाता, पहले आईटीसी कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है, फिर उसको सेल प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। है डिफिकल्ट एक्सरसाइज, बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन दिस इज ए डिफिकल्ट एक्सरसाइज। ठीक बात? यस सर। अब आइए, ये देखिए, ये हमने लिख दिया प्री जीएसटी एरा, कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट और लोकल। ठीक है। अब देखिए, कस्टम का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए। लिखा हुआ भी है आपके पास? नहीं, कस्टमर्स नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, इंपोर्ट ड्यूटी का कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता। मिलता है। इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाया जाता है, मैंने आपको बताया, ये डिस्कस किया हुआ आपके साथ। यस सर। इंपोर्ट ड्यूटी का क्रेडिट क्यों मिलता था? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंपोर्ट ड्यूटी का क्रेडिट क्यों मिलता था? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, सॉरी, इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाया जाता है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर इसी का क्रेडिट मिल जाएगा तो इसका मतलब इंपोर्ट ड्यूटी कभी लगा ही नहीं, और हर एक कंट्री लगाती है इंपोर्ट ड्यूटी। सही बात? हाँ सर। ओके। एक्साइज का क्रेडिट मिलता था, सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिलता था, और ये आपस में एडजस्ट होता था। वैट का क्रेडिट मिलता था और ये वैट के क्रेडिट के साथ एडजस्ट होता था। सीएसटी का क्रेडिट कभी नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था, जरा बताएंगे आप इसका? देखिए, महाराष्ट्र से दिल्ली बिका 100 + 4 = 104। बताइए, ये सीएसटी है, याद रखिएगा, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ओरिजिन प्रिंसिपल चल रहा है।
ओरिजिन प्रिंसिपल चल रहा है। बताइए ये 4 रुपया किस गवर्नमेंट को मिलेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को मिलेगा। डीलर, खरीदने वाला डीलर कहाँ का है? दिल्ली। दिल्ली का है। अब ये डीलर दिल्ली में बैठा हुआ किस गवर्नमेंट से क्रेडिट मांगना चाह रहा है? महाराष्ट्र। अरे दिल्ली से मांगना चाह रहा है। हाँ सॉरी सर, यस दिल्ली से मांगना चाह रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट क्या कहेगी कि हमको मिला ही नहीं पैसा, हमको मिला ही नहीं, महाराष्ट्र को मिला है, हम क्रेडिट नहीं देंगे। सही बात है या नहीं है? Yes. लेकिन आईजीएसटी में क्या हुआ, सॉरी जीएसटी में क्या हुआ? IGST मिल जाएगा। हैं? वो डेस्टिनेशन कंजम्पशन टैक्स। महाराष्ट्र, आप देख लीजिए, बड़े अच्छे से समझिएगा इसको, दिल्ली, क्योंकि आने वाले समय में कुछ चीजें समझाऊंगा आपको जो आईजीएसटी का ही होगा। महाराष्ट्र से दिल्ली 100 + 10 = 110। बताइए महाराष्ट्र वाला क्या फाइल करेगा? जीएसटी 1। जीएसटी 1 आईजीएसटी लगा देगा। Yes. जीएसटी 1 फाइल करेगा तो इसका मान लीजिए B2B सप्लाई है, तो ये दिल्ली वाला अपना जीएसटी नंबर देगा या नहीं देगा? देगा। तो इसका मतलब जैसे ये फाइल हुआ, एक टेम्पोररी फंड बना हुआ जिसको हम लोग एप्रोप्रिएशन फंड बोलते हैं, यहाँ पर 10 रुपए रखा जाएगा। ये टेम्पोररी फंड है, ये आईजीएसटी किसी का नहीं है, याद रखिएगा, फिलहाल जब तक एडजस्ट नहीं करती है गवर्नमेंट। तो ये महाराष्ट्र वाला आईजीएसटी के रूप में 10 रुपये यहाँ डाल दिया। अब कौन सी गवर्नमेंट इस 10 रुपये पे हाथ डालेगी? महाराष्ट्र या दिल्ली? दिल्ली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? 5 रुपये इसको दे देगी और 5 रुपये अपने पास रख लेगी, हाँ या ना? हाँ सर। तो आईजीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का पावर किस गवर्नमेंट के पास है, सेंटर या स्टेट? सेंट्रल के पास है। लिखा हुआ आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। और याद रखिएगा जो भी मैं बोल रहा हूं वो कानून में लिखा हुआ है, करेक्ट है? तो आप मुझसे पूछेंगे कहाँ लिखा हुआ, तो मैं बता भी दूंगा। लेकिन फिलहाल आप आईजीएसटी एक्ट में पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन फंड, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ, हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चल रहा है या नहीं चल रहा है? हाँ सर। अब दिल्ली वाला ये जो डीलर है वो कहाँ का है? दिल्ली का है। क्या ये डीलर को आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, सीएसटी का नहीं मिलेगा। चलिए पोस्ट जीएसटी एरा में क्या हो रहा है देखिए, सिर्फ अब कस्टम रह गया और जीएसटी रह गया, यस और नो? कस्टम वैसे ही चलेगा। कस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। आईटीसी अगेन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस कस्टम पे आईजीएसटी लगा है, इंपोर्ट ड्यूटी पे आईजीएसटी लगा है, तो उस आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो ये क्यों आईजीएसटी लगता है ये मैं आपको बाद में आपको समझाऊंगा। अभी जीएसटी में आइए, जीएसटी में इंट्रा स्टेट या यूटी सप्लाई तो सी और एस दोनों का क्रेडिट मिलेगा। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा, और आईटीसी दोनों में मिलेगा, करेक्ट है? अब देखिए ये मूवमेंट ऑफ गुड्स इन प्री जीएसटी एरा, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन पोस्ट जीएसटी एरा, ये मैं आपको बता चुका हूं कि मैन्युफैक्चरर को एक्साइज, वैट, सीएसटी का क्रेडिट मिलता नहीं मिलता, कैसे एडजस्ट होगा नहीं होगा, वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। ये ब्यूटी पार्लर का एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, ठीक बात? ये आपको पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना है। डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई लोकल, आउटवर्ड सप्लाई लोकल, लोकल आउटवर्ड सप्लाई इंटर, मैं लोकल खरीदता हूँ एक्सपोर्ट करता हूँ, लोकल खरीदता हूँ एससीजेड को सप्लाई करता हूँ। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है इसमें? मैं बाहर के स्टेट से खरीदता हूँ, लोकल सप्लाई करता हूँ, इंटर सप्लाई करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, एससीजेड करता हूँ। मैं इंपोर्ट करके लोकल, इंटर और एक्सपोर्ट और एससीजेड सप्लाई करता हूँ। मैं एससीजेड से खरीद के लोकल, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट और एससीजेड सप्लाई करता हूँ। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल बताइए? पॉसिबल है ना? तो वही लिखा हुआ, लोकल अगर खरीद रहा हूं तो मुझे बताइए C+S का क्रेडिट मिलेगा, यस और नो? यस।
और लोकल बेच रहा हूं तो C+S आउटपुट होगा, इंटर बेच रहा हूं तो I आउटपुट होगा, एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो I आउटपुट होगा, SEZ कर रहा हूं तो I आउटपुट होगा। यस और नो? यस सर। इंटरस्टेट खरीद रहा हूं तो I इनपुट होगा, और लोकल बेच रहा हूं तो C+S I। करेक्ट है? यस सर। तो यही लिखा हुआ है। उसी तरह इंपोर्ट कर रहा हूं तो बताइए, I क्रेडिट होगा, और यहाँ लोकल बेच रहा हूं तो आउटपुट C+S I। SEZ खरीद रहा हूं तो I, यहाँ C+S I। तो कहने का मतलब I के साथ कैसे एडजस्ट होगा, C के साथ, S के साथ कैसे एडजस्ट होगा, वो हम लोग आगे करेंगे आपके साथ। लेकिन ये आपको सिचुएशन बता दिया आपको, ताकि आप समझ सकें। अब देखिए, पुराने प्री जीएसटी में एरा में क्या होता था, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सर्विस प्रोवाइडर, फर्स्ट स्टेज डीलर, सेकंड स्टेज डीलर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर। और आज के डेट में जीएसटी एरा में एवरीवन इज सप्लायर। यस सर। now all of them are supplier। ये सप्लाई करेगा, जितने रुपए का सप्लाई करेगा उसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे, जो अमाउंट सेल प्राइस है उस पर टैक्स लगा देंगे। यही बात तो है। ये बताइए, ये B2B बेचेगा या B2C दोनों बेच सकता है? दोनों बेच सकता है। वही सब लिखा हुआ है। रजिस्टर्ड हुआ तो B2B, नॉट रजिस्टर्ड है तो B2C। सही बात है सर। चलिए, ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं आपके साथ। ये एक बार आप देख लीजिएगा, और अगर मैं कल एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक? यस सर। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, आज की क्लास कैसी लगी आपको? अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा सर। बहुत ही अच्छा। डिटेल है? डिटेल है। पूरी तरह से जब हम लोग करेंगे ना, अब एक साथ देखिए, आप पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद, किताब पढ़ रहे हैं आपके साथ, ताकि आपको ये ना लगे कि अरे किताब में क्या दे दिया, हमें समझ में नहीं आया। तो आपको किताब में जो लिखा हुआ है वही हम लोग पढ़ा भी रहे हैं आपको। ठीक बात? तो आप बाकी लोगों को भी मोटिवेट कीजिए इस क्लास को ज्वाइन करना, क्योंकि आप इधर उधर ज्वाइन करेंगे ना, आपको आधा अधूरा ही ज्ञान मिलेगा, ये निश्चित है। यहीं पर पूरा ज्ञान मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक बात है या नहीं है? सही है सर। आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है फिर? यस। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात याद जरूर दिलाना चाहूंगा कि आपको 24 घंटे के अंदर हर हालत में याद करना पड़ेगा, हर हालत में, नहीं तो क्या होगा आपको पता ही है। ठीक है?